सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आपके इस भाई का नाम अभिनीत है। बाय क्वालिफिकेशन में एक इंजीनियर हूँ और आज हम ड्यू सॉफ्ट एकेडमी को लेकर काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है उसको लेकर काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि जितने भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सारे लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग मिल रहे हैं। काफी सारे लोगों की नींद भी उड़ गई। और मतलब मैं सीरियसली आज के सेशन को ऐसे देखता हूँ कि जितने लोगों ने भी आज हमारे साथ सेशन ज्वाइन किया हुआ है, एक बात तो मैं आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ कि आप लोग किसी और चीज के लिए ना सही लेकिन अपने करियर को लेकर 101% सीरियस है और बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जो समय से उठता है ना, समय से सोकर उठता है, बिस्तर समय से छोड़ देता है, वो लाइफ में बहुत ऊपर जाता है। अक्सर हमारे परिवार वाले बड़े बुजुर्ग सुबह के समय सबसे ज्यादा डांट फटकार सिर्फ एक ही चीज को लेकर हमें लगाते हैं कि समय से आप उठ जाइए, समय से आप बिस्तर छोड़ दीजिए। सो वेलकम यू ऑल द एसोसिएट्स। जो जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सब लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। और आज हम कुछ चीजों पे बात करने वाले हैं, कुछ टॉपिक से बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हैं। आपको बहुत मजा आएगा, काफी कुछ सीखने भी मिलेगा, काफी चीजें क्लियर भी होगी कि भाई आज हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं, ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री का करियर क्या है, फ्यूचर क्या है, अगर हम शुरू करते हैं तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि चैलेंज क्या है पता है सबसे बड़ा, जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जब 10 साल पहले मैंने इसके साथ शुरू किया तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये होता है कि हम इसे इंडस्ट्री ही नहीं समझ पाते। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम इसे काम ही नहीं समझ पाते। हमारे किसी दोस्त ने, हमारे किसी आसपास के व्यक्ति ने हमें बताया होता है कि यार इस तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म है और जिसके अंदर आप पार्ट टाइम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो हम ना इसे ज्यादातर एक स्कीम के रूप में लेते हैं, ज्यादातर हम इस सिस्टम को एक ऑप्शन के रूप में लेते हैं। तो हम इसे ना अपना सीरियसली कर ही नहीं पाते और इसकी वजह से हमें उतनी प्रोग्रेस नहीं दिख पाता। और बाकी जो बचा कुचा काम है वो आसपास के लोग कर देते हैं, जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। मतलब मेरे साथ ड्यू सॉफ्ट में इसी शुरुआत में होती थी। जब मैंने ड्यू सॉफ्ट का प्लान देखा और प्लान देखने के बाद जब मैंने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे ड्यू सॉफ्ट करना है, और ड्यू सॉफ्ट करने का डिसीजन लेकर मैं जब अपने रूम गया जहाँ पर मैं रहता था भोपाल में, तो वहां जाने के बाद होता है पेट में हलचल तो मचती है, आदत होती है हमें यार चलो किसी से तो सलाह ले लेते हैं, थोड़ा सा पूछ लेते हैं रे यार। हालांकि बताया गया था, समझाया गया था कि यार गधे फूक मारने के लिए बैठे हुए हैं मार्केट में, कोई ना कोई व्यक्ति है जिससे आप चर्चा करेंगे तो वो आपको निगेटिव कर देगा। सर 100% आपको बताया गया, आप लोगों को सिर्फ 10% गाइड कर पाओगे, पर फिर भी होता है, वो पछता नहीं है। इंडियन हैबिट्स है कि जब तक दो चार लोगों से सलाह नहीं मांगो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो जाने के बाद मैंने सलाह मांगी सबसे पहले अपने बड़े भाई साहब से। तो मैंने उनके सामने एक्चुअली बड़ा घुमा फिरा के बात रखी थी, क्योंकि बात दिमाग में वहां की भी घूम रही थी जो सर ने बोली हुई थी। तो मैंने घुमाकर बात रखी, मैंने कहा सर वो भैया मैंने ना भैया आपने डी सॉफ्ट के बारे में सुन रखा है? तो भैया बोलते हैं कहाँ कंपनी वंपनी के चक्कर में पड़ रहा है, ये सब चीजें तो देखिए मैंने, कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है, आज मैं 5 साल से यहाँ भोपाल में रह रहा हूँ, ये सब बोलने की बातें हैं। कुछ कंपनी वंपनी होती है, पैसा लगाना होता है, बंदे जोड़ो और पैसा आता है, कुछ नहीं होता इसमें, पढ़ाई कर, अभी चुपचाप पढ़ाई करने यहाँ आया है। ठीक है, अच्छा तू क्यों पूछ रहा है? जैसे भैया ने सवाल किया मेरा तो नहीं नहीं भैया वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि पूछना चाहिए। वो सुनते सुनते वो मतलब कानों में कहीं से बात आई थी। मतलब मैंने उन्हें ये तक बताया तक नहीं कि भैया मैंने वाकई ड्यूसॉफ्ट एकेडमी का प्रोजेक्ट देखा है और किसी ने मेरे साथ चर्चा की और मैं एडमिशन लेने की सोच रहा हूँ। तो ये आलम था। मतलब चर्चा करते करते टाइम भी बड़ा सोच समझ के और डिसाइड के लिए नहीं यार भैया ने बोला हुआ है तो शायद वो तो ज्यादा जानकारी रखते हैं, बिकॉज वो आज 5 साल से भोपाल में, 4 साल, अच्छा 4 साल से भोपाल में, मैं तो नया नया हूँ। और मैंने उस तुरंत डिसीजन लिया कि नहीं करना चाहिए। और दूसरे रोज फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गया, आप किस्मत बोलिए आप, ठीक है, शायद ऊपर वाले कुछ और मंजूर था, कहते हैं उसकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और शायद ऊपर वाला चाहता था कि मैं सिस्टम को शुरू करूं। और आज जहां तक मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अचीव किया हुआ है, ये सब मैं अचीव करूं, ऊपर वाले की तो प्लानिंग पहले ही बन जाती है। तो कहीं ना कहीं दूसरे दिन जब हम कॉलेज गए तो मुलाकात हुई प्रमोद सर के साथ, जो मेरे स्पॉन्सर भी थे, मेरे ग्रेड सीनियर अपलाइन भी थे। आज हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ आई कैन से कि एक अपलाइन, एक टीम या एक बड़े भाई से ज्यादा बढ़कर कुछ रिलेशंस हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं वो मिल गए, अचानक राहुल सर मिल गए और उन्होंने कहा कि यार अभिनीत फिर स्टार्ट करना है आज हमने। तो मैं बोला नहीं यार ना हो पाएगा। बोले क्यों नहीं हो पाएगा? मैंने कहा यार वो पैसा अरेंज हो नहीं पा रहा मेरे से। सबसे बड़ा जो हम बहाना मारते हैं, ठीक है, कि सर वो पैसे नहीं हो पा रहे हैं, और कई सारी बातें बोल के मैंने उन्हें टालने की कोशिश की कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, और कई सारी बहाने होते हैं, आपने भी मारे होंगे। तो बहानों पे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, मैं भी एक्सपर्ट था, क्योंकि कॉलेज लाइफ चल रही थी और वो स्कूल कॉलेज लाइफ के अंदर बहाने बनाने में हम एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, मतलब ड्यू सॉफ्ट की लैंग्वेज में कहे तो उन्होंने
मेरा विजन क्लियर करने की कोशिश की, थोड़े से फॉलोअप्स लगाए और उसके बाद मैंने डिसीजन लेके नहीं यार शुरू करना चाहिए, ठीक है। और डिसीजन लेकर मैंने सोचा कि चलो चालू करते हैं काम। अब उसके बाद जब चालू करने का डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो फिर पैसा अरेंज किया, पैसा अरेंज करने के बाद काम चालू कर दिया। तो शुरुआती टाइम में ना ड्यूसॉफ्ट एकेडमी मेरी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं थी। मतलब जब ड्यूसॉफ्ट में मुझे 6 महीने हुआ तो 6 महीने के बाद ड्यूसॉफ्ट एकेडमी मेरा पहला पेमेंट मैंने ड्यूसॉफ्ट से उठाया 2,000 रुपए का। 6 महीने, यस बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, 6 महीने में पहली पेमेंट 2,000 रुपए की बनी। दूसरी पेमेंट 9 महीने में बनी। तीसरी पेमेंट अचीव करते करते थोड़ा और समय लग गया और लगभग 1.5 साल लग गया था 30,000 रुपए कमाने में। 30,000 रुपए में 1.5 साल लगा, जबकि ड्यूसॉफ्ट एकेडमी का प्रोजेक्ट बोलता है, प्लान बोलता है कि आपने ज्वाइन करके अगर आप 1 साल ढंग से काम करते हो तो पहले साल में ही आपको 34 लाख से 49 लाख रुपए तक आता है। 1.5 लाख सप्ताह, 6 लाख महीना, रॉयल्टी वॉयल्टी और बहुत सारी प्लानिंग हमने भी कर रखी थी एडमिशन लेते टाइम। लेकिन जब 1.5 साल हुआ तो 1.5 साल में सिर्फ 1 माइल 1.5 माइल उठे। तो बार बार बिलीव मतलब आगे पीछे होता था। जब मैं इस चीज का जवाब ढूंढता हूँ आज, और आज मुझे ये चीज समझ में आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि शुरुआती 1.5 साल में ये हाल था, और आज मैं पलट कर देखता हूँ कि 1.5 साल में सिर्फ एक ऑर्बिट यानी कि सिर्फ 30,000 रुपए बने थे, और आज हफ्ते का 60,000 से ऊपर बनता है। कभी 60,000, कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख भी बन जाता है, ठीक है। 1.5 लाख की कैब भी हिट की हुई है एक ही वीक के अंदर। मतलब आज मैं देखता हूँ तो मंथली रिसेंट मंथ में अगर मैं देखूँ तो समथिंग समथिंग 2,86,000 तो कुछ ऐसी मेरी इनकम बनी है इस महीने के अंदर। जो मेरी इनकम बन रही है, अभी 2 चेक रिलीज हुए हैं जुलाई के, उसके बाद अभी 2 चेक और बनने वाले हैं। तो दोनों वीक की इनकम 93,500 थी, ठीक है। तो ये आलम था, अभी की डेट में देख रहा हूँ कि 2 वीक की इनकम ही 1,80,000 क्रॉस कर चुकी है। और मंथली आराम से मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 लाख रुपए अभी मैं हिट कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से हुआ? मतलब ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा जब मैंने ये आपको डाटा बताया अपने ही बारे में, कि सर पहले 1.5 साल में सिर्फ एक ऑर्बिट और आज इतनी इनकम। हाँ सर, वो 10 साल हो गया ना, इस वजह से हो रहा होगा, 10 ईयर्स होने की वजह से हो रहा है। नो, ये ऐसा नहीं है कि 10 साल होने की वजह से हो रहा है। एक्चुअली एक बहुत बड़ा चेंज आया जब मैं ड्यूसॉफ्ट एकेडमी ने नया नया करना शुरू किया था ना। तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कि जब भी हम मार्केट में जाते थे और किसी को भी ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के बारे में बताने की कोशिश करते थे, तो हम उसको आधे घंटे बैठकर ये बात समझाते थे कि यार इस तरीके से आपने ड्यूसॉफ्ट करना है, अगर आप करोगे तो ये आपके टारगेट कंप्लीट होंगे, आप ये हिट करोगे, आप इतना पैसा कमाओगे। और हम उस व्यक्ति को जानकारी देते थे, तो हम उसको आधे घंटे समझाते थे कि आप इतना इतना काम करेंगे और आपको ये फायदा मिलेगा। और हमारे को वो 2 घंटे समझाता था कि यार इसमें ये नहीं होने वाला, इसमें ये नहीं होने वाला है, मेरे चाचा के, काका के, नाना के, ताई के, फूफे ने किया, हमने सब देख रखा है, तुम ये सब चीजें नहीं है, ये चीजें चलती नहीं। और भी 50 तरह की वो बातें हमारे साथ करता था। और हम बार बार कंफ्यूज हो जाते थे, बिकॉज जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर आए तो ड्यूसॉफ्ट में आने के पहले वी डोंट नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, वी डोंट नो अबाउट ड्यूसॉफ्ट। हमने कभी इंडस्ट्री के बारे में जाना नहीं था, ड्यूसॉफ्ट के बारे में जाना नहीं था, और बस किए जा रहे थे। तो मेरे साथ एक चीज बहुत नॉर्मल थी कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट के अंदर नया नया शुरू किया, तो जब भी मैं मार्केट में जाता था और लोगों के साथ ड्यूसॉफ्ट डिस्कस करके आता था, तो आने के बाद मेरे पास बहुत सारे सवाल होते थे। और मैं अपने सीनियर से सवाल करता था, प्रमोद सर से सवाल करता था, राहुल सर से सवाल करता था, रविंद्र सर से सवाल करता था कि सर वो धोनी आने वाले, सर काम नहीं चलने वाला है, सर लगता है आपको कंपनी आगे तक चलेगी, सर ये तो पढ़ाई वैसे भी मिल जाती है, ठीक है, सर कब से चल रहा है सर काम, अच्छा सर किसी ने इतना कमाया, हम बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, अच्छा सर जिसने कमाया वो कहाँ का है, अच्छा सर अपने एरिया से कोई है। और बहुत सारी बातें जो मेरे अंदर आती थी, अच्छा सर सब जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा। मतलब यस, मैं आई कैन से मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो चीजें आज आपके दिमाग में आ रही है, या जो चीजें आपको लोगों से सुनने के लिए मिलती है इस इंडस्ट्री, इस काम के लिए, वो सारी की सारी चीजें मुझे भी सुनने के लिए मिलती थी। और आई वॉज वेरी मच कंफ्यूज, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था। और शायद ये कंफ्यूजन ही था जिसकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आज कोई कंफ्यूजन नहीं है, आज बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, इतना सा भी नहीं है, 10% भी नहीं है कंफ्यूजन। और आज उसका रिजल्ट भी मैं देख रहा हूँ कि आज प्रोग्रेस शायद उसी वजह से है। क्योंकि कहते हैं कि भाई अब बड़े से बड़ा जहाज हो पानी का, या छोटे से छोटी नाव हो, अगर उसमें एक छोटा सा छेद भी है तो वो काफी है उसको डुबाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम की लैंग्वेज में शक। कि शक की सुई एक ऐसी सुई है ना जो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं बोलता हूँ दुनिया में हर चीज की बीमारी का इलाज या तो आ चुका है या आने वाले समय में आ जाएगा, लेकिन ये शक एक ऐसी बीमारी है, डाउट एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आउट करने में नहीं सोचता, और ये शक की बीमारी कहीं ना कहीं व्यक्ति को सिस्टम छुड़वा देती है। मतलब 90% लोग शुरुआती 3 महीनों के अंदर ड्यू सॉफ्ट के अंदर फॉर्म भरने के बाद, या एडमिशन लेने के बाद, या कुछ पैसा देने के बाद, या सिर्फ डिसीजन ले रहे थे कि यार स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पाए, सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो शक में आ जाते हैं, उनको शक हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो मैं सीनियर के साथ बैठा, तो सीनियर ने मुझसे बोला कि यार
अभिनीत एक काम करो, तुम ना काम करना बंद करो। मैंने कहा नहीं सर, कैसे काम करना बंद कर दो, पैसा भी तो निकालना है। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी काम करना बंद करो। बोले सर फिर कभी काम करूं? तो सर ने कहा कि बैठो, पहले तो डिस्कशन करते हैं, पहले बिजनेस क्लियर करो, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, बैठते हैं। और वो एक दिन था जब सर ने मेरे साथ बैठक लगाई। उन्होंने बोला कि अभिनीत, अभी तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने सारे सवाल निकालिए, क्या क्या चीजें आपको लगती है जो सिस्टम को लेकर आप पूछना चाहते हो, क्योंकि आज के बाद सवाल नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। पहले तो आप पूछिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। और उसके बाद बैठे, हम डिस्कशन हुआ, सारे सवाल मैंने लिखे, कुछ चीजें सर ने भी मुझे और बताई। और वो दिन था और एक आज का दिन है। आज इस बात को लगभग 6 साल बीत चुके हैं, ठीक है। और वो लाइफ की एक बहुत बड़ा चेंजिंग डे था मेरा, कि उन 4 सालों के अंदर ड्यूसॉफ्ट में जो मैंने शुरुआती दौर में दिए, जनवरी 2010 में मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। 1 डेढ़ साल मैंने वैसे ही निकाल दिया, 2 साल वैसे ही निकाल दिया, 3 साल वैसे ही निकाल दिया, 4 साल बस ये छोड़ा नहीं था सिस्टम, ठीक है। बाकी 4 साल में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग डे था जब संजय सर से हम मिले 6 जुलाई 2014, और उन्होंने बैठकर प्रॉपर विजन क्लियर किया कि व्हाई पीपल फेलियर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कि एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री में फेल क्यों हो जाता है, जो कामयाब हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो आज अच्छा पैसा कमा रहा है वो कैसे और क्यों कमा रहा है। और वो लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग डे था। उस दिन पूरी तरह से क्लियर हो गया। और आज वो दिन था और एक आज का दिन है। 6 साल हो गए इस बात को, 7 साल हो जाएंगे कुछ टाइम में। लेकिन 6 सालों के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं आया, और कभी भी किसी कंफ्यूजन को पनपने दिया। और इन 6 सालों में शायद ही ऐसा कोई टाइम रहा हो जब हमने ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में पैसा नहीं कमाया और प्रोग्रेस नहीं की। कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हुई। जो प्रोग्रेस हुई वो भी मैं इस 7 डेज के सेशन के अंदर आपको बताऊंगा। हम बात करेंगे कि चीज को लेकर खुल के बात करेंगे, किसी भी चीज को लेकर छुपाएंगे नहीं। लेकिन क्या चीजें थी जो मुझे वहां समझाएगी, जिन्होंने मुझे डिसीजन लेने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से मैंने डिसीजन लिया, आज हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस मीटिंग। इस मीटिंग की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए काफी सारे पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, समथिंग 450 जा चुका है आंकड़ा, मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर कोई आपके साथ टीम मेंबर्स है जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं इस ग्रुप में, तो हमने यूट्यूब की लिंक शेयर की हुई है ग्रुप्स में, ठीक है। आप अपने सीनियर्स के थ्रू वो टीम लिंक्स भी जो है पिकअप कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप यूट्यूब में जा सकते हो। अगर आपको नहीं मिलती है लिंक तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हुए होंगे, या फिर मेरा चैनल आपके पास होगा, आप मेरा नाम डाल दीजिए यूट्यूब के ऊपर, और वहां से आप उस चैनल के ऊपर जाकर भी ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है, या शेयर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सफलता की ओर पहला कदम। कामयाबी क्या चीज है दोस्त? कामयाबी एक ऐसी चीज है जो उसी को मिलती है जो अपना कदम पहली बार सफलता की तरफ बढ़ाता है। मतलब कामयाबी आप तक तभी पहुंचेगी जब आप उसकी तरफ चलना शुरू करोगे। सबसे बड़ी लोगों की प्रॉब्लम ये है कि कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, पर कामयाबी के लिए पहला कदम उठाना नहीं चाहता, और बिना पहला कदम उठाए आप कामयाब हो नहीं सकते। तो सफलता की ओर पहला कदम क्या बोलता है कि जब आप मार्केट में बिजनेस करने जाओगे तो एक लॉ ऑफ एवरेज आपकी जानकारी में होना चाहिए, मार्केट मेंटेलिटी आपको पता होना चाहिए, मार्केट बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आपको पता है तो बिजनेस होगा। जैसे कि मेरे साथ था कि भाई मुझे ये चीजें नहीं पता थी, जिसकी वजह से मेरा मार्केट में बिजनेस नहीं चलता था। तो जब भी आपके साथ कोई भी बंदा एडमिशन ले रहा है या आप नया नया एडमिशन ले रहा है, तो सबसे पहले ना आपको अपना एक प्रॉपर माइंड सेट करना होगा, और अपने एक सीनियर के साथ बैठकर एक प्रॉपर काउंसलिंग करनी होगी कि सर मुझे पहले तो ये बताइए कि बिजनेस है क्या, करना क्यों है इस बिजनेस को, और अगर मैं करता हूँ तो क्या मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अच्छा सर, लोग तो इसको लेकर इस तरह की बात करते हैं, तो किस हद तक सही है गलत है, तो ये चीजें आपको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं इन्हीं चीजों के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ एवरेज की। तो लॉ ऑफ एवरेज की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि आज दुनिया में हर जगह, एवरीवेयर, एक लॉ ऑफ एवरेज, एक औसत का नियम चलता है, जिसके अंदर आपको आता है, आप किसी भी, मतलब आप कहीं का भी एग्जांपल उठा लीजिए कि स्कूल है या कॉलेज है, कोई शोरूम है, कोई मोबाइल शॉप है। तो स्कूल कॉलेज के अंदर आप उठाकर देखो, कुछ बच्चे हैं पास हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉप कर लेते हैं, ठीक है, कुछ एवरेज मार्किंग लेकर आते हैं, ठीक है। लेकिन अब कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे लोग पास हो गए या सारे के सारे लोग फेल हो गए या सारे लोगों ने टॉप कर लिया, ठीक है। एक भाई एक कैटेगरी होती है, एक एवरेज हम बोल सकते हैं कि 20-30% लोग होते हैं जो पास होते हैं, 20-30% लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, 20-30% लोग होते हैं जो भाई एक एवरेज मार्किंग लेके आते हैं। लेकिन एवरेज चलता है, ठीक है। बड़े से बड़ा स्कूल हो, छोटे छोटा स्कूल हो, नहीं ना ही वो सारे के सारे लोगों को टॉप करवा सकते हैं, ना ही सारे लोग वहां फेल होने वाले हैं, ठीक है। एक्सेप्शन की हम बात नहीं करेंगे, अपवादों की दुनिया तो बहुत है, लेकिन अपवादों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आज लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है। ऐसे ही कोई शोरूम के अंदर आप उठाकर देखिए, आप अपने आसपास, तो किसी भी शोरूम के अंदर जो वॉकिंग कस्टमर होते हैं, मतलब डेली आने जाने वाले कस्टमर बहुत सारे होते हैं, पर कितने लोग होते हैं जो वहां खरीदी करते हैं? आज आपकी और हमारी चॉइसेस अलग अलग हैं। मान लीजिए कि आपकी चॉइस के हिसाब से भी आप मार्केट में जाते हो और आप बोलते हो कि यार फलाने कलर की शर्ट निकाल दीजिए, या फलाने कलर का पैंट निकाल दीजिए, या जो चीज आपको पसंद है आप वो निकाल दीजिए, और आप उसके साथ खड़े होते हो, वो सारा शोरूम निकाल कर आपके सामने रख देता है, रेट आपको पसंद नहीं आ पाता, क्वालिटी आपको पसंद नहीं आ पाती, तो क्या आप परचेस करोगे? बिल्कुल भी परचेस नहीं करोगे।
ठीक है, किसी भी शोरूम के अंदर आप उठाकर देख लीजिए, ये चीजें होती हैं। तो वहां पर भी क्या होता है कि अब भाई 2-4 कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेंगे, सारी चीजें निकलवाने के बावजूद, बार्गेनिंग करने के बावजूद, क्या शोरूम वाला अपना शॉप बंद कर देता है, बिजनेस बंद कर देता है? नो। उसको ये बात अच्छे से पता है कि भाई दिन में ढेरों कस्टमर आते हैं और सारे खरीद ही नहीं करते, और वो कस्टमर मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा इसका फैसला नहीं करेंगे, और वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस आगे बढ़ाता रहता है। सेम एज इट इज मोबाइल शॉप के अंदर आप उठाकर देखो कि आज की डेट में जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी में जितनी नई नई चीजें आ रही है, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, तो आपको भी पता है कि हम कितना अट्रैक्ट होते हैं, जाते भी हैं, कई बार हमारे बजट में नहीं आ पाता है, कई बार हमारे पास पहले से जो पुरानी चीज़ है हम उस पे खुश हो जाते हैं और हम वहाँ पे परचेसिंग नहीं करते, लेकिन मोबाइल शॉप वाला बुरा नहीं मानता है, ठीक है? उसमें भी ढेर सारी वैरायटी है, कोई 2000 का भी लेता है, कोई 5000 का भी, 10,000 का भी। तो कहीं न कहीं वहाँ पर भी सारे लोग नहीं जाते, और मार्केट एवरेज क्या बोलता है? मार्केट एवरेज कुछ ये बोलता है कि जब आप मार्केट में जाते हो, तो अगर 100 लोग हैं तो 30 प्लस 10 ये एवरेज चलता है। यानी कि 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, 10% लोग होते हैं जो किसी भी चीज को लेकर एक न्यूट्रल यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की थिंकिंग रख सकते हैं, और सही 30%, और इसके अलावा 10% लोग ऐसे होते हैं जो सैंपल पीस होते हैं, लेकिन 30% पॉजिटिव, 30% नेगेटिव, 30% पॉजिटिव या नेगेटिव और 10% सैंपल पीस होते हैं। तो ड्यूस ऑफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार फलाना व्यक्ति मेरा बहुत अच्छा दोस्त है या वो मेरे रिलेटिव है तो वो मेरे साथ ज्वाइन कर ही ले, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, एक ही परिवार में सगे भाई बहन की सोच एक सी नहीं होती कई बार, तो वैसे ही भाई मार्केट में हर किसी की सोच एक से नहीं होगी। 30% लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, जो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। 30% लोग होते हैं नेगेटिव थिंकिंग वाले, वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। 30% लोग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, वो आपसे मिलेंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, घर जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। 10% सैंपल पीस होते हैं जो बातें दुनिया की करेंगे, लेकिन जब स्टार्ट करने की बारी आएगी तो डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये मार्केट का एक लॉ ऑफ एवरेज, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, और ये हर जगह चलता है। ये स्टैंडर्ड है, जिस तरह से 1 मीटर की डिस्टेंस स्टैंडर्ड होती है, वैसे ही कहीं ना कहीं ये एवरेज स्टैंडर्ड है। आप ये बोलें कि बिजनेस सर हर बंदे पे चलेगा तो पॉसिबल नहीं है। आप बोलेंगे सर बिजनेस चलेगा ही नहीं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आज कहीं ना कहीं बिजनेस चलता है, 100% चलता है। जब से मुझे लॉ ऑफ एवरेज बताया गया तब से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और आज मैं हर 10 प्लान के अंदर मुझे आराम से 3 से 4 एडमिशन मिल जाते हैं, और आज मैं कंफ्यूज नहीं होता हूँ, क्योंकि इस लॉ ऑफ एवरेज को मैं अपने माइंड में बिठा चुका हूँ। कई बार लोग इस लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में रफ्तार नहीं मिल पाती। तो ये लॉ ऑफ एवरेज अपने आप को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के साथ चैलेंज आता है, सर हमने तो बहुत ज्यादा बिजनेस किया लेकिन हमारे को फिर भी लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिले। तो उसका मतलब ये नहीं है सर कि ड्यू सॉफ्ट नहीं चलती। उसका सीधा सा मतलब है यू हैव टू लर्न मोर। अभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेसिक्स है जो आपको नहीं आते। अगर आप उन बेसिक चीजों को और सीख लेते हैं तो आपका ड्यू सॉफ्ट बिजनेस बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लग जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ड्यू सॉफ्ट नहीं चलती। भाई ड्यू सॉफ्ट तो 20 साल से चली रही है। आज हम 10 साल से कर रहे हैं, आपके सारे सीनियर्स हैं, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से कर रहा है। तो यू हैव टू लर्न मोर, क्योंकि हर इंडस्ट्री के अंदर, हर बिजनेस के अंदर जब आप नए होते हो तो आपको सीखना पड़ता है। हमें ऐसा लगता है कि हमें शायद पहले से आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू इम्प्रूव अवरसेल्फ। तो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, लॉ ऑफ एवरेज। दूसरी चीज की मार्केट की मेंटेलिटी क्या है। जब आप मार्केट में जाते हो तो ज्यादातर लोगों का हाल ये है कि उन्हें एमएलएम बिजनेस के बारे में पता नहीं है, उन्हें डुप्लीकेशन की पावर पता नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। वो हार्ड वर्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता वो स्टडी क्यों कर रहा है। जब भी उनसे स्टडी को लेकर सवाल किया तो सर सरकारी नौकरी करनी है, सर इंजीनियर बनना है, सर डॉक्टर बनना है। वो इस तरह के जवाब देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पास तो ये जवाब भी नहीं होता कि वो पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, बस नौकरी करने के लिए इतना बोल देते हैं। वो जानते नहीं है कि आज वर्ल्ड में जो सबसे पहले करोड़पति थे, मिलेनियर थे, मल्टी मिलेनियर थे, जे पॉल गैटी साहब, उनके सिद्धांत क्या है, वो क्या प्रिंसिपल्स देते हैं अगर आपको लाइफ में अमीर होना है। जो बॉटम से टॉप तक गए थे, जो पूरे वर्ल्ड के पहले मिलेनियर थे, पहले करोड़पति थे, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो ये सारी चीजें। आज की डेट में तो गूगल में ये सारी चीजें दी हुई है कि जे पॉल गेटी कौन थे, ऑयल किंग के नाम से जाने जाते थे। तो आज कहीं ना कहीं भाई लोगों को ये पता नहीं होता मार्केट मेंटेलिटी क्या है। उनको पता ही नहीं होता है कि आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो कैसा है। आज की जो एजुकेशन लेने की टेक्निक है वो किस तरह से चेंज हो चुकी है। लोग मतलब दे डोंट थिंक अबाउट अदर पीपल, दे थिंक अबाउट देयर सेल्फ। एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो वो ये नहीं समझ पाते कि लोगों को लेकर आगे चलने वाला बंदा ही बहुत ऊपर तक जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन होती है। जस्ट ए मिनट।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक कॉल आ गया था, ठीक है, डिस्कनेक्ट किया जस्ट। तो कहीं ना कहीं मार्केट की प्रॉब्लम क्या है कि वो लेटेस्ट ट्रेंड और स्टाइल ऑफ एजुकेशन को नहीं समझ पाते, वो इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि दूसरे के बारे में सोचते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आ पाता कि लोगों को लेकर आगे बढ़ने वाला ही ऊपर तक जाता है। लोगों की ज्यादातर मेंटेलिटी ब्रूनो और पैब्लो वाली है। इसके ऊपर मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये जो एक स्टोरी है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, आप यूट्यूब के ऊपर जा सकते हो, इसे सर्च कर सकते हो और आप देखिएगा जरूर। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आज जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने पहले देखा हुआ है चाहे उन्होंने पहले नहीं देखा हुआ है, वो एक बार पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, पाइपलाइन की स्टोरी सर्च कर लीजिए आप, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो जरूर देखिए आप। वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई आज मार्केट पैब्लो मेंटेलिटी के साथ नहीं चल रहा है, ब्रूनो मेंटेलिटी के साथ चल रहा है। ब्रूनो मेंटेलिटी यानी कि सुबह उठो, दिन भर काम पे जाओ, दिहाड़ी लगाओ, शाम को आओ और उसके महीने भर की अपना जो है पैसा ले लो। और कहीं ना कहीं इस मेंटेलिटी मतलब वो एक्टिव इनकम की तरफ बढ़ रहा है, पैसिव इनकम की तरफ, इसलिए वो कभी सिक्योर नहीं हो पाता, इसलिए हमेशा इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, जब भी उसको पैसिव इनकम की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि यार रिस्क लूंगा तो शायद मैं कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसिव इनकम सही मायने बंदे को सिक्योर करती है और ये बात कहीं ना कहीं पैब्लो मेंटेलिटी के अंदर आती है। जब आप वो स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आ पाएगा। लगभग लोगों ने बचपन के अंदर एक प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी हुई है, लेकिन वो प्यासे कौवे की मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, वो क्या सिखाना चाह रही है, ये बात लोग नहीं समझ पाते। हमने कई सारी चीजें सुनी हुई है, हम जब ये सेशन में बात करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पीपल डोंट हैव बिजनेस मेंटेलिटी, दैट्स व्हाई दे डोंट, मतलब आज मार्केट के अंदर ये देखा जाए तो बिजनेस मेंटेलिटी के लोग बहुत ही कम, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं। भाई गवर्नमेंट का एक आंकड़ा है कि 6% लोग ही हैं जो बिजनेस मेंटेलिटी रखते हैं, जो बदलते वक्त के साथ बदलना चाह रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं। ठीक है, 90% या 94% लोगों का आंकड़ा ये है जो बिजनेस मेंटेलिटी नहीं रखते, जॉब मेंटेलिटी रखते हैं। फिर मोदी साहब चाहे कुछ भी बोलते रहे, विंद्रा साहब कुछ भी बोलते रहे, या जितने भी इंडिया के जो टॉप टेनर्स है जो आप लोगों को गाइड करते हैं बड़े लेवल पे, वो आपको कुछ भी बोलते रहे कि मेंटेलिटी एक अलग है, मेंटेलिटी जॉब मेंटेलिटी है, ये समझ जानते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, बीटीएसटी वाली मेंटेलिटी होती है। अब आप बोलोगे सर वो मतलब हमने सर बीएसटी की बस तो सुनी है सर, बीटीएसटी क्या है? बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब तुरंत चाह रहे हैं, तुरंत 4G टेक्नोलॉजी का जमाना है, एप्लीकेशन पे ऊपर क्लिक किया तुरंत डाउनलोड हो गई। ठीक है, किसी चीज पे क्लिक किया 5 मिनट ट्रांसफर हो गया। तो उनको आदत ये हो चुकी है कि इतना फास्ट की आदत हो गई है, पेशेंस नाम की चीज नहीं, सोचते हैं कि आज हमने शुरू किया कल पैसा आ जाए। सर आज ड्यूसॉफ्ट में 10,000 लगा रहे हैं सर, कल ही निकल जाना चाहिए। सर वो मेरा काम नहीं चला तो, सर वो बातें लाखों की होती है सर, तो मैंने आज ज्वाइन किया, मुझे 6 महीने हो गए सर, तो मुझे तो फिर 1 लाख रुपए आना चाहिए था। भाई आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, 6 लाख भी आएगा, लोग कमा रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम। भाई दुनिया में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है, आज टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए उसका मतलब ये नहीं है कि सर भाई बच्चा जो 9 महीने में पैदा होता था वो 1 महीने में पैदा हो जाए। कुछ लोग बोलते हैं सर नहीं सर, इतने सारे लोगों का सपोर्ट है, सीनियर्स भी तो है, एक्सपीरियंस भी तो, बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो ये तो आप कोई बोल रहे हो कि जो आज बच्चा भाई 9 महीने में पैदा हो रहा है, अगर 9 औरतें मिलकर पैदा करेगी तो 1 महीने में पैदा हो जाना चाहिए, ये कोई बात थोड़ी होती है। भाई कुछ चीजें ऐसी है जो साइंस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो वैसी चलने वाली है जैसे चलती है, तो वैसे ही हमारा करियर होता है। इट टेक्स टाइम। आज दुनिया भर में लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपना करियर बनाने जाते हैं और 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल लगाते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि भाई यहाँ एंट्रेंस की तैयारी, फिर 4 साल की इंजीनियरिंग, फिर 2 साल का एमटेक, गेट की प्रिपरेशन, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ स्ट्रगल, 8 से 10 साल लग जाता है 12th के बाद ढंग से एक इंजीनियर को अपना करियर बनाने में। एक डॉक्टर की बात करें तो वो 12-12, 15-15 साल, 20-20 साल लगा देता है। एक बीएससी ग्रेजुएट बंदा, एक एमए किया हुआ बंदा, बीएड किया हुआ बंदा, ना जाने कितने सालों से संविदा की तैयारी कर रहा है और इंतजार कर रहा है। उसे पता है यार टाइम लगता है, तो नहीं पता है तो उसे ये चीज समझनी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा ना। तो वैसे ही ड्यूसॉफ्ट एकेडमी है, इट टेक्स टाइम, लेकिन ये इन इंडस्ट्रीज की तरह समय नहीं लेती है जो बाकी सेक्टर्स हैं, ये बाकी एजुकेशन सेक्टर्स की तरह समय नहीं लगती है। 5 ईयर्स के अंदर हमने देखा है ड्यूसॉफ्ट के अंदर लोगों को 1 लाख रुपए से ऊपर जाते हैं। तो आज ये चीजें हैं, 5 साल के अंदर आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन उतना तो लगेगा। अब आप बोलो कि सर तुरंत हो जाए तो नहीं है। जब भी इस इंडस्ट्री के अंदर आप किसी सुपर सीनियर के साथ बैठेंगे, वो हमेशा आपसे बोलेगा कि इस बिजनेस को 2 से 5 साल कीजिए, 2 से 5 साल जम के कीजिए, आपका करियर एकदम सिक्योर हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं एक दिन में हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ठीक है, दुनिया में देखो 3 तरीके से एक बीज के पास मौके होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल लाइक द सीड्स ऑफ ग्रेन। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, बिल्कुल उस बीज की तरह, जिसके सामने 3 सिचुएशन होती है। एक तो गोदाम में पड़े पड़े सड़ जाना, एक होता है कि भाई जमीन पे वो बोया जाए और उसके बाद वो लाखों हजारों बीज पैदा करे। ठीक है, और एक तीसरा टेक्निक होता है कि वो चक्की में पिसने के बाद लोगों के पास एक वक्त का खाना बन जाता है। तीनों चीजें होती है। ऐसे ही पूरी दुनिया में व्यक्ति के पास 3 चीजें होती है, या तो वो टाइम को वेस्ट कर दे, या इन्वेस्ट कर दे, या फिर ट्रेड कर दे। वेस्ट करना मतलब अभी की डेट में वीडियोस बनाना, यूट्यूबर बनने की कोशिश करना बिना कोई स्किल के, ठीक है, बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बस ये सोचना है कि मैं वीडियो चैनल बना दूंगा और मैं सब्सक्राइब करवा दूंगा तो मेरा यूट्यूब बन जाएगा, चैनल चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोगों को टिकटॉक के वीडियोस का बड़ा शौक था, अभी नई कुछ एप्स आ गई है टिकटॉक के सब्सटीट्यूशन में, तो अभी इसमें लगा रहता है व्यक्ति।
मतलब एक चीज है, मैंने देखा है लोगों को जब ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताओ तो सर वो टाइम नहीं मिल पाया सर, हम प्रोजेक्ट शेयर करने के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाया सर, बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं लोगों को, तो लोगों का आलम ये रहता है कि उनको ये सारी चीजें मतलब अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज, अपना स्कूल, अपना घर, अपना परिवार, ये सब कुछ करने के बाद उनको फेसबुक चलाने के लिए टाइम है, उनको व्हाट्सएप चलाने के लिए टाइम है, उनको वीडियोस बनाने के लिए टाइम है, ठीक है, और इसमें वो कई घंटे निकाल देते हैं। तो ये वेस्ट करने वाला काम होता है। नो डाउट आप और हम में से भी ढेर सारे लोग हैं जो इन चीजों में लगे हैं, ठीक है। जब से लॉकडाउन हुआ है तो वेब सीरीज का एक बहुत बड़ा चस्का लगा है लोगों को, ठीक है। लोगों ने सब्सक्रिप्शन भी ले रखे हैं और दिन रात बैठ के वो सिर्फ वेब सीरीज निपटाते हैं रात के 4 या 5 बजे तक, ठीक है। कोई हम में से ऐसा हो और उसके बावजूद मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई आपने 4 बजे तक वेब सीरीज देखने के बावजूद भी मेरे सेशन को ज्वाइन करना पसंद किया। दूसरा एक होता है कैटेगरी जो ट्रेड करने की सोचता है, बस दिन भर जाऊं, काम करूं, मेहनत करूं और बस दिहाड़ी मुझे मिल जाए। ये ट्रेडिंग वाली काम होता है कि बस काम किया तो पैसा आना चाहिए तुरंत। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी होती है जो इन्वेस्टर है, जो आज पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहे हैं। सिर्फ गिनती के 2-4% लोग ही हैं, लेकिन उनके पास वर्ल्ड का 90% से लेकर 95% तक पैसा, और 99% बोलोगे तो चल जाएगा। तो ये आलम है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी भी होती है, तो हम इस पे भी जा सकते हैं। हम अभी तीसरी कैटेगरी में कैसे जाना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ड्यूसॉफ्ट में दोनों चीजें होती है, पहले ट्रेड भी होता है, फिर इन्वेस्ट भी होता है। स्टार्टिंग तो ट्रेड के साथ होती है। कई सारे लोग, कल परसों मेरे सामने एक सवाल आया, सर सारे लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं होता है ठीक है भाई, जितनी हमारी लोगों को ज्वाइन कराने की या फिर स्टार्ट कराने की स्पीड है, उससे ज्यादा लोग ही पैदा करने की है भाई। जैसे ऑक्सीजन की इन्वेंशन की बात करें तो 18th सेंचुरी में हुई थी। कोई बोलता है सर अच्छा हुआ हम उसके पहले पैदा नहीं हुए, नहीं तो हम मर जाते, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था उसके पहले। तो ऐसा नहीं है दोस्त, ऑक्सीजन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ऑक्सीजन पहले भी था, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था, ठीक है। तो खोज की गई, बताया गया कि ऐसी एक गैस है जो आप लेते हो, बाकी उसके पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है। वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही है कि पीपल्स आर नेवर एंडिंग प्रोसेस, कि भाई लोग लगातार पैदा होते रहेंगे, आबादी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। देश के आजाद होते टाइम इंडिया की आबादी लगभग मेरे ख्याल से 22-25 करोड़ थी या शायद 18 करोड़ थी, और आज की डेट में आप देख रहे हो 135 करोड़ है, और लगातार बढ़ती जानी है। दिस इज मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और ये लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और इंडिया के अंदर बेरोजगारी ऐसा है कि किसी जमाने में 50% पे थी, फिर उसके 60 पे आई, फिर 70 पे आई, फिर 80 पे आई। भाई पंचवर्षीय योजनाएं आई तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार ने आंकड़ा दिया कि हमको गरीबी हटाना है, तब 4 करोड़ गरीब थे। अगली पंचवर्षीय में उन्होंने बोला गरीबी हटाना है, लेकिन 8 करोड़ गरीब हो गए, फिर उसके बाद 16 करोड़ हो गए। मतलब जिस तरह से डुप्लीकेशन के हम ड्यूसॉफ्ट के प्लान में बात करते हैं, उस कदर जो है लोग गरीब बढ़ रहे हैं। आज भी इंडिया के अंदर लगभग लगभग 22 से 25% लोग ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना नहीं खा पाते। ये मेरे नहीं, सरकार के आंकड़े। मतलब क्यों सो रहे हैं वो लोग भूखे, क्यों एक वक्त का खाना नहीं खाते? क्योंकि पैसा नहीं है ना उनके पास, बेरोजगार है वो, ठीक है। और पैसा क्यों नहीं? क्योंकि बेरोजगार है, उनके पास काम नहीं है। तो आज ये इंडिया के अंदर आंकड़ा 80 लाख ग्रेजुएट्स होते हैं हर साल, 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में। लेकिन उसके अंदर देखा जाए तो 5 लाख से ऊपर लोगों को काम नहीं मिल पाता, उतने ही लोग पैसा कमा पाते हैं, बाकी बेरोजगार घूमते हैं। तो ये आज इंडिया का आंकड़ा है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अभी इंडस्ट्री हमारी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अभी आ नहीं रहा है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों के अंदर मेंटल बैरियर होता है कि सर पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये मेंटल बैरियर आपको निकालना पड़ेगा। इसमें एक बड़ा प्यारा नाम है हमारे सामने, रॉजर बेनिस्टर, ठीक है। 19th सेंचुरी 1903 या 4 के समथिंग एक वर्ल्ड के बहुत बड़े एथलीट थे, उन्होंने एक बात बोली कि 1 मील की जो रेस है वो 4 मिनट से कम समय में तय नहीं की जा सकती। सिर्फ चीता ही इस धरती पे एक ऐसा जीव है जो 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय कर पाता है, उसने कहा। लेकिन एक बंदा था जिसने इससे ऊपर की सोच रखी, रॉजर बेनिस्टर, और उसने कहीं ना कहीं 1954 के समथिंग इस बैरियर को ब्रेक कर दिया और उसने 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय किया। तो अचंभा क्या है इस चीज में, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि जब उसने बैरियर को तोड़ा, उसके बाद से लेकर अभी तक यानी कि 2020 तक हजारों की संख्या में लोग हैं जो इस बैरियर को तोड़ चुके हैं और 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय कर चुके हैं, और इसमें बहुत सारे हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्त आप मुझे बताओ कि पहले 1900 साल लग गए, लेकिन 1900 सालों में किसी भी व्यक्ति ने 1 मील की रेस को 4 मिनट से कम समय में तय नहीं किया। लेकिन रॉजर बेनिस्टर के वही उस चीज को तय करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इतने हजारों लोग जो है उस बैरियर को तोड़ चुके हैं? भाई क्या धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बदल गई? क्या वो 1 मील जो था वो स्टैंडर्ड अगर इतना था तो अब क्या इतना हो गया है? या फिर जो 4 मिनट का टाइम होता था पहले वो 60 सेकंड के हिसाब से होता था, अब क्या वो 80 सेकंड के हिसाब से हो गया? नो, ये सब कुछ पहले जैसा था, सिर्फ एक चीज बदली थी कि आदमी की थिंकिंग में एक चीज आ गई कि नहीं यार किया जा सकता है, क्योंकि किसी और ने किया है। आज आप सचिन को उठाकर देखिए, सचिन जी ने जब डबल सेंचुरी मारी वनडे के अंदर, तो उसके पहले 2000 वनडे खेले जा चुके थे, लेकिन किसी ने भी वो सेंचुरी नहीं मारी थी, डबल सेंचुरी नहीं मारी थी। तो लगता ही नहीं था लोगों को वनडे मैच के अंदर मारी जा सकती है। लेकिन जब सचिन ने उसको अचीव किया तो उसके बाद से कई सारे लोग हैं जो अचीव कर चुके हैं। और रणजीत के अंदर या लोकल मैचेस के अंदर दिखाया तो उसमें तो ढेर सारे लोगों का रिकॉर्ड है कि जो 200 जो है एक ही मैच के अंदर, वनडे मैच के अंदर अचीव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मेंटल बैरियर टूट गया, उन्हें पता चला कि किया जा सकता है, इट इज अचीवेबल।
तो आज कहीं ना कहीं जब इंडस्ट्री की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की, बिजनेस की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है कि सर अचीव किया जा सकेगा, लेकिन किया जा सकता है। आज जब ये सेशन अभी आप अटेंड करोगे, अगर आप इस सेशन को पूरा अटेंड करते हो, तो इट इज माय गारंटी कि मैं आपको ये बात समझा कर और दिखा कर छोड़ूंगा, दिखाकर लाइव सेशन में, कि भाई वाकई लोगों ने अचीव किया हुआ, कितना तक अचीव किया है शायद आपको ये बिलीव ना हो पाए। पहले तो ये बिलीव नहीं होता कि इतना आता होगा, लेकिन जब आप इतना पैसा आएगा भी, लेकिन जब आप देखोगे कितना पैसा, तो आपको ये बिलीव नहीं हो पाएगा कितना आता है। तो आज कहीं ना कहीं लोगों ने हिट किया हुआ है। लोगों के पास वास्ट विजन नहीं होता, दूर की सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि बस आज रात में मैं घर में सो रहा हूँ, कल 5 स्टार होटल में उठ जाऊं। ठीक है, ज्यादातर लोग टॉप में पहुंचना तो चाहते हैं, मतलब लोग माउंटेन तक पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन वो जो सिंगल स्टेप चढ़ चढ़ के वहां तक पहुंचा था, वो स्टेप रखना नहीं चाहते। आज हमारी जनरेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टॉप करना चाहता है, टॉप पे पहुंचना चाहता है, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहता। ये हमारे और आपके बीच की बात है। ठीक है, इसे हम अपने बीच में ही रखेंगे, लेकिन ये बात सच है। आज कहीं ना कहीं नॉट रेडी फॉर स्ट्रगल, विश दैट अदर डू देयर टास्क। आज की डेट में ज्यादातर लोगों की सोच यही होती है, मुझे स्ट्रगल ना करना पड़े और मेरे हिस्से का जो काम हो कोई और कर ले। ठीक है, और इंडस्ट्री में तो हम ज्यादातर देखते हैं कि जो लोग शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं, वो इस सोच के साथ ज्वाइन करते हैं मेरी लेफ्ट भी आ जाए, राइट भी आ जाए, वो दोनों काम करेंगे, बैठ के पैसा कमाऊंगा। इस सोच के साथ भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू करते हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो होता है ना सर, वो तो नीचे वाले काम करेंगे तो पैसा तो आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन ये सोच है कि कोई और करे और मैं आगे बढ़ जाऊं, ये सोच गलत है। मैं सोच पे बात करता हूँ। लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं ब्लाइंड पर्सन की तरह होती है और एक हाथी की तरह। मतलब ये इमेज आपने शायद देखी हो, कभी आपने ट्रेनिंग अटेंड की हो सीनियर्स के थ्रू, कि भाई एक हाथी के पास 6 को खड़ा किया गया, उनसे पूछा जा रहा है। तो आज आलम ये हो जाता है कि भाई एक बंदे से पूछे तो बोलता है कि यार मैं तो हाथ में भाला लेके खड़ा हूँ, अगला व्यक्ति बोलता है मैं तो पाइप लेके यानी होस होस लेके खड़ा हुआ हूँ, कोई बोलता है फैन लेके यानी कि हाथ का पंखा लेके खड़ा हूँ, कोई बोलता है कि ये तो दीवार है, कोई बोलता है ये तो खंबा है, कोई बोलता है ये रस्सी है। ठीक है, अब इन भाई ये तो अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं दिया सही से, उन्होंने ऐसी बात की। ठीक है, तो इनको हम गलत नहीं बोल सकते। कुछ यही हाल मार्केट के अंदर इंडस्ट्री को लेकर है कि जिसे इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, जिसने इसके बारे में डिटेल्स नहीं ली, आज की डेट में तो आसान है, हालांकि गूगल पे भी जाके आप इजीली डिटेल्स ले सकते हो, लेकिन जिसने नहीं ली उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो जाता है? उसके लिए चैलेंज ये हो जाता है कि उसको पता होता नहीं है और उसने जो जानकारी ली, सुना, वो उसी चीज को सही मान लेता है। ठीक है, तो वो जो उसने माना वो उसके हिसाब से सही, क्योंकि उसे उतना ही पता है। लेकिन सिस्टम के हिसाब से देखा है, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यू एज वी ऑल नो कि भाई आज बिजनेस कितने बड़े लेवल का जा चुका है। और हाथी की बात लेते हैं इस चीज को, तो हाथी आप जानते हो, अगर आप मतलब उसमें इमेजिन कर लो कि उसके कान की जगह आप भाला लगा लो, उसकी सूंड की जगह पाइप लगा लो, ठीक है, उसके कान की जगह पंखा लगा लो, दीवार लगा लो, तो उसके बाद आप इमेजिन करो कि हाथी कैसा दिखाई दे। क्या हाथी वैसा ही होता है? हाथी बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। रियलिटी क्या है वो आपकी आंखों के सामने है। तो सेम एज इट इज, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से आप इमेजिनेशन बना देते हो इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री वैसी। इंडस्ट्री अलग है, ये बिजनेस अलग है। और जैसे जैसे ये सेशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलने वाला है। ठीक है, पीपल थिंक दैट यू आर द सेल्समैन, दैट्स व्हाई दे शट द डोर। मतलब कई बार लोगों को बुरा लग जाता है, सर मैंने कॉल किया, सामने वाले ने अवॉइड कर दिया, सर हम गए थे उसने भगा दिया। वो उनकी मेंटेलिटी है, उसमें बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, जब आप उसके पास ये अपॉर्चुनिटी लेकर जाते हो तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि आप एक सेल्समैन हो और कहीं ना कहीं आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो ताकि आपका फायदा, मतलब होता है ना, हमारे अंदर लगता है कि दुकानदार का काम तो सामान बेचने का, वो तो सिर्फ सामान बेचने के लिए खड़ा हुआ है। वैसे ही कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप सेल्समैन हो, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना डोर शट कर देते हैं। उन्हें नहीं पता आप हाईटेक प्रोफेशनल है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है, लोग आपका रिजेक्ट प्रॉब्लम, आपका जो पीपल विल रिजेक्ट योर फॉर्मूला, नॉट यू। लोग आपका फॉर्मूला रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप भी रिजेक्ट कर दीजिए। दे ऑलवेज शो द पर्सन हु बिकम फेलियर। ये तो एक नॉर्मल सी चीज है कि जब भी इस इंडस्ट्री को लेकर किसी के पास जाओ तो वो कुछ ना कुछ फेलियर्स की स्टोरी आपको जरूर बताएंगे, जो आसपास के लोग हुए। ठीक है, और उनके पास हमेशा होती है ऐसे लोगों की स्टोरी। दे डोंट नो दैट एवरी फेलियर पर्सन हैव अ फेलियर स्टोरी। वो ये बात नहीं समझ पाते, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर फेलियर बंदे के पास एक फेलियर स्टोरी होती है। उसको पता ही नहीं होता कि सक्सेस कैसे होना है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल हो चुका होता है। दे बिहेव विथ यू लाइक यू आर नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। मतलब कई बार तो ये तक हो जाता है कि वो इस तरह का बिहेव करने लग जाते हैं कि आप इस दुनिया से ही नहीं हो, आप शायद किसी और दुनिया से। तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप जब भी किसी के पास जाओगे तो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इस दुनिया में, जो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कस करेंगे, पहला कैटेगरी। दूसरा, नंबर 2, जो आपसे ऑब्जेक्शन पैदा करेंगे। ठीक है, नंबर 3, जो एक्सक्यूजेस करेंगे, जो डिस्कशन करेंगे, यानी कि सर मुझे थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में बताइए, सर वाकई इसमें फ्यूचर है, करियर है, सर ये कब से चल रहा है, सर चलेगा नहीं चलेगा आगे, ये होते हैं सवाल। अच्छा मैं इसे शुरू करता हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे ट्रेनिंग मिलेगी? अच्छा क्या विदाउट ट्रेनिंग भी ये काम चल जाएगा, ट्रेनिंग के साथ काम चलेगा? अच्छा सर इसमें कितना तक पेमेंट कमाया जा सकता है? अच्छा सर कितनी आईडी डाली जा सकती है? अच्छा सर जो पेमेंट मिलता है 2,000 रुपए का 3 लोगों के ऊपर, वो एक बार मिलता है, बार बार मिलता है? ये होते हैं सवाल। जिनके पास ये सवाल है वहां पर जवाब देंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। कुछ के पास ऑब्जेक्शन होते हैं,
सर ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा सर आपके बोलने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा सर क्या सबूत है? अच्छा सर फलानी चीज है। वो प्रूफ मांगता है, और जब उसे प्रूफ देने जाओ, प्रूफ मांगने तक दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रूफ देने जाओ तो वो बोलता है अच्छा सर इसकी क्या गारंटी की जो सर्टिफिकेट आप दिखा रहे हो वो भी सही है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन पैदा हो जाते हैं। मतलब वो सवाल के ऊपर ही सवाल पैदा कर देता है। कुछ लोगों ने आपसे मांगा होगा, मुझसे लोगों ने बोला भाई 45 लाख लोग, तो लाओ 45 लोगों का नाम लेकर दो, ठीक है। अच्छा 20 साल से है तो सर कंपनी 20 साल से, तो उसका सबूत क्या है? मैंने जब सर्टिफिकेट दिखाया कि भाई ये 20 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है, अच्छा इसका क्या सबूत है कि रजिस्ट्रेशन भी सही है? मतलब इस तरीके के सवाल कई बार हंसी आने लग जाती है लोगों के ऊपर। कई बार पेमेंट की बात करो तो पहले बोलते हैं इतना पेमेंट आता नहीं होगा, तो उन्हें बोलो चलो ठीक है ये लो पेमेंट देख लो, तो पेमेंट देखते हैं तो बोलता है अच्छा सर वो एक हाथ का आ गया होगा। फिर 2-4 लोगों के दिखा दो, सर 2-4 लोगों का आ जाता है, सबका थोड़ी आता है। अच्छा सर इतना पेमेंट आया तो क्या टैक्स वैक्स दिया है? तो लाओ टैक्स वगैरह दिखाओ, आपका टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाओ, फिर टीडीएस सर्टिफिकेट दिखा दिया। अच्छा सर आईटीआर फाइल किया होगा, आईटीआर दिखाओ, आईटीआर दिखा दिया। अच्छा सर बैलेंस शीट दिखाओ। फिर उसके मतलब हंसी इतनी आती है। और इतना सब देखने के बाद अच्छा सर ठीक है ना सर, अभी मैं थोड़ा चिंतन कर लूं, बंद कर लूं, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हो पाए। और ऐसे भी लोग मिलते हैं एक्सक्यूजेस देने वाले। कुछ तो चाचा मामा काका नाना ताया फूफा से इतना बातें करने की बात करते हैं और इतना टालते हैं। मुझे तो कई बार हंसी आती है कि वो गैर वाजिब काम जो करते समय आप लोग मतलब जो करते हैं, मैं बातें नहीं करूंगा उस चीज पे ज्यादा, लेकिन वो जो गैर वाजिब हम काम करते हैं तो उसके लिए भी वो पापा मम्मी से जरूर पूछता होगा। तो उस टाइम में याद नहीं आती है कि मैं फेसबुक चला लूं क्या, पापा मम्मी चला लूं क्या। लेकिन कहीं ना कहीं जब सिस्टम करने की बारी आती है तो एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं। बट डोंट वरी, बिकॉज एवरी पॉपुलर मैन हैज अ फेलियर स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। एक बहुत चीज समझने वाली बात है, जिस तरह से एक नाकामयाब व्यक्ति के पीछे एक नाकामयाब स्टोरी है, फेलियर पर्सन के पीछे फेलियर स्टोरी है, सेम एज इट इज एक पॉपुलर व्यक्ति, चाहे वो प्रमोद सिंह हो, राहुल कुमार हो, संजय धीमान हो, अमिताभ बच्चन हो, ठीक है, आज विराट कोहली साहब हो, धोनी साहब हो, ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे फोगाट सिस्टर्स हो, चाहे आपने एक मूवी देख रखी होगी सांड की आग, जिसके अंदर चंदा तोमर के बारे में बताया गया, ठीक है, जो बहुत अल्टीमेट शूटर रहे हैं, ओलंपिक्स तक तोमर फैमिली से लोग गए हैं। तो आज ये जितने भी लोग हैं इनके पीछे भी एक फेलियर स्टोरी है। पर इनमें और दूसरे फेलियर में फर्क इतना था कि वो फेलियर स्टोरी के से रुक गए, और ये रुके नहीं, और कहीं ना कहीं फिर कामयाब भी हो गए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज समझने वाली है कि अगर हमें आगे बढ़ना तो थोड़ा फेलियर तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का वही है दोस्त कि अगर तैरना सीखना पड़ है तो भैया आपको कहीं ना कहीं पानी में गोते लगाने पड़ेंगे, और गोते लगाओगे तो एक आध बार तो डूबना ही पड़ता है, तब तो तैरना आता है। लोगों के पास जो बिजनेस एटीट्यूड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। लोगों ने तो इस बात पे भी शक किया था जब गैलीलियो ने पहली बार कहा कि ये धरती गोल है, और शायद उनके मरने के बाद दुनिया को ये पता चला कि धरती वाकई में गोल है। लेकिन ये चीजें होती है, जो सच है वो तो सच है, लोगों को पता चलना ही है। तो अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली आपकी मंजिल क्या है, दूसरा आपके पास रोड क्या है, तीसरा आपके पास व्हीकल क्या है, चौथा आपके ड्राइवर क्या है। क्योंकि आपके पास जब तक मंजिल तय नहीं होगी, आपको पहुंचना कहाँ आपको नहीं पता होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। 90% या 97% बोल सकता हूँ लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होता, कोई गोल सेट नहीं होता। गोल सेट है लेकिन उसके पास बाकी रोड नहीं होती है। भाई लेना है ऑडी, तो भाई ऑडी स्टार्ट होती है 30 लाख रुपए से। अब 30-40 लाख रुपए से जो व्हीकल स्टार्ट होती है, बोलता है 10,000 रुपए की नौकरी करूंगा सर, ले लूंगा एक दिन। कैसे पॉसिबल है भाई? पूरी जिंदगी का कैलकुलेशन मार के देख कि सेविंग तो क्या अपनी कर भी पाएगा, और जब तक सेविंग करेगा तब तक क्या उसकी कीमत उतनी बचने वाली है, पता नहीं होता उसे। अगर एक मंजिल तय करना है कि जैसे दुबई जाना है, तो अब दुबई तक पहुंचने के लिए वाया रोड नहीं जा सकता भाई, वाया फ्लाइट जाना पड़ेगा, या फिर वाया आपको पानी के जहाज से जाना पड़ेगा, आपको वाया सी जाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि रोड क्या है भाई, उस मंजिल तक कौन सा रास्ता है जो लेकर जाता है। तीसरी चीज है कि वहां व्हीकल कौन सा है जो फास्ट चलने वाला है, क्योंकि आज की डेट में फास्ट भी तो चाहिए ना, हमें फास्ट भी तो जाना है। क्योंकि अब आप बोलो बैलगाड़ी जाऊंगा तो फिर तो बताइए आपको कब पहुंचेंगे आप। और चौथी चीज ड्राइवर, कि ड्राइवर बेटर है या नहीं, क्योंकि जिसके पास ड्राइविंग अच्छी नहीं है, अगर ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। तो हम सिस्टम में बोलते हैं कि आज की डेट में हमारी मंजिल क्या है, तो हमारी जो मंजिल है वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। आज हम इंडस्ट्री के अंदर, इस सिस्टम के अंदर लोगों को एक चीज के लिए गाइड करते हैं कि आप अगर इस इंडस्ट्री में जुड़े और आगे बढ़ रहे हैं तो एक ही अपना टारगेट बनाकर रखिए, हमें फाइनेंशियली फ्री होना है और हमें अपने सपने पूरे करने हैं। और सपने जरूर लिखिए, सपनों की बातें सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि शुरुआत ही सपनों से होती है, जिसकी बातें ज्यादातर जगहों पे तो नहीं होती। आजकल तो कुछ जगह होने लगी है लेकिन ज्यादातर जगह तो नहीं होती। आप सपने पूरे करने के लिए बात करें तो क्या जॉब से पॉसिबल है? हम सब जानते हैं कितनी पॉसिबल है। एग्रीकल्चर से पॉसिबल है, हम सब जानते हैं कितनी पॉसिबल है। प्रोफेशनल फील्ड से पॉसिबल है, तो हम सब जानते हैं प्रोफेशनल फील्ड का भी क्या हाल चल रहा है। हार्ड वर्क से पॉसिबल है, तो भाई आज की डेट में मजदूर कितना हार्ड वर्क करता है ये भी हमसे छुपा हुआ नहीं है, एज वी ऑल नो कि कितना पॉसिबल है। ट्रेडिशनल बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है, मैं उनको गलत नहीं बोलता, लेकिन फैमिली बिजनेस से कितना पॉसिबल है फ्रीडम हासिल करना, ये भी आपको अच्छे से पता है। लेकिन क्या स्मार्ट वर्क से पॉसिबल है, यानी कि एमएलएम बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग से? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसी का मैं आज जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। तो फाइनली एमएलएम इज द बेस्ट वे टू गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकॉज एवरी फिफ्थ मिलेनियर कमिंग फ्रॉम दिस फील्ड। ये बिजनेस बेस्ट क्यों है? क्योंकि आज पूरी दुनिया का हर 5वां करोड़पति इस इंडस्ट्री से निकल रहा है, और लोग जानते नहीं है कि इसका पोटेंशियल कितना है, लेकिन इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ लोगों की सोच है, या गूगल करके देखिएगा
आपको ये मिल जाएगा कि भाई इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं। तो ये बिल गेट्स साहब हैं जो बोलते हैं कि अगर उन्हें अपनी करियर की शुरुआत करने का दोबारा मौका मिले तो वो इस इंडस्ट्री शुरू करना चाहेंगे। दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का को-फाउंडर है। लोग इसकी कंपनी में नौकरी करने का सपना देखते हैं और आज इस व्यक्ति का कहना है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग करेगा अगर इसको ये अपनी जिंदगी शुरू करनी है तो। दूसरा व्यक्ति अगर हम बात करें ब्रायन ट्रेसी, जिनका कहना है द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब इस इंडस्ट्री का फ्यूचर अनलिमिटेड है, कोई इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर कोई एंड नहीं है और अगर लोग ग्रो करना चाहते हैं तो लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर आना चाहिए। और ये आने वाले समय का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल होने वाला है। मतलब ये भी एक चीज है कि कई लोग सवाल करते हैं, सर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमने देखा जा रहा तो लोग इस व्यापार को सही नजरिए से नहीं देखते। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हर इंडस्ट्री को शुरुआती टाइम पे एक कमेंट से गुजरना पड़ा या एक अपोज से गुजरना पड़ा, इस इंडस्ट्री में गुजरना पड़ रहा है। लेकिन ये 100% श्योर है कि इस व्यापार को बहुत ही रिस्पेक्टेड व्यापार के तौर में पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इंडिया के अंदर भी देखा जा रहा है और आपके आसपास नहीं देखा जा रहा है तो कुछ समय में देखा जाएगा। रामविलास पासवान का कहना है कि 2025 तक ये 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा जो भारत सरकार को 9,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू देने वाला है। ठीक है, इसके अलावा ये दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वॉरेन बफेट, इन्होंने 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज खुद खोल के रखी हुई है। मतलब ये खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कलाम साहब का बोलना था कि डायरेक्ट सेलिंग इस सदी का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ व्यापार है, तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है जिसके अंदर हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए। अन्यथा आप अपनी युवा एज का, यूथ एज का सबसे बेहतर हासिल नहीं कर सकते, ये इनका कहना है। इसके अलावा अगर हम जाएं तो वॉरेन बफेट ने और भी स्टेटमेंट दिए हैं, मोदी साहब के स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, वॉरेन बफेट के स्टेटमेंट्स हैं। साथ में अगर मैं देखूं तो जो आज एक बहुत बड़ा नाम है लेस ब्राउन, इनका भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। दुनिया के सबसे उभरते हुए राष्ट्र या सबसे पावरफुल कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिकली बोल लें या किसी भी तरीके से बोल दें अमेरिका, तो वहां के जो आज राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी अगर हम बात करें तो ये तो खुद एक नेटवर्कर रहे हैं। इन्होंने तो नेटवर्क इंडस्ट्री पर बहुत सारी किताबें भी लिख रखी हैं। ठीक है, इसके पहले बिल क्लिंटन का भी स्टेटमेंट पढ़ा था। आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो बिल क्लिंटन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो सर्च करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर तो वो भी बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब इतने लोग हैं जो सपोर्टिव में है। मतलब आप में से कई सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं जब हम इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव सोचते हैं। और आज आंकड़े क्या बोलते हैं? आंकड़े ये बोलते हैं नेशनल फुटबॉल लीग 1200 करोड़ तक की गई थी। ये 2015 के आंकड़े हैं, अभी 2020 के नहीं, 5 साल पुराने आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ। नेशनल फुटबॉल लीग NFL अगर इसकी बात करें तो 12 बिलियन करोड़। ठीक है, और ये सारा का जो फिगर है ये डॉलर्स में है। ठीक है, रुपीज में नहीं है। मैं रुपीज में कन्वर्ट आप खुद कर सकते हो। 74-75 डॉलर से 74-75 रुपए अभी एक डॉलर का रेट चल रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना, मैं अभी आपको सिर्फ फिगर बता रहा हूँ कि 1200 करोड़ डॉलर, ठीक है, नेशनल फुटबॉल इंडस्ट्री जा रही थी 2015 तक। फिर उसके बाद 1500 करोड़ में थी म्यूजिक इंडस्ट्री, 9100 करोड़ पे थी वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, यानी कि पबजी वगैरह जो आप खेलते हो, बिल्कुल। मूवी इंडस्ट्री की बात करें तो 3800 करोड़ पे थी। ठीक है, नेशनल फूड इंडस्ट्री, FMCG प्रोडक्ट्स जिनकी हम बात करते हैं बार बार, तो वो नेशनल फूड इंडस्ट्री 80 बिलियन यानी कि 8000 करोड़ डॉलर्स के ऊपर थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 18,370 करोड़ पे थी 2015 तक, और 2018 का आंकड़ा है 192.9 बिलियन डॉलर्स का। अब ये आंकड़ा कहां से लेके आया मैं वो भी आज आपको शो करूंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आज इसका आंकड़ा है, मतलब इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। 2018 तक इतना तक जा चुका था। ठीक है, अब मैं ये आंकड़े आपको दिखाता हूँ कि ये आंकड़े हम लेकर कहाँ से आए। ठीक है, चलिए मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को। मैंने ये आंकड़े स्पेशली आप सब लोगों के लिए ही निकाले हुए थे, तो प्लीज वेट, आई विल शो यू। इंडिया के अंदर जिस तरह से IDSA चलता है, वर्ल्ड लेवल पे WFDA चलता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वही सारे आंकड़े जारी करता है और उनके पास ये सारे आंकड़े एग्जैक्ट हैं रिपोर्ट्स के साथ। तो मैं वो आंकड़े आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो आंकड़े क्या बोलते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है ये, मजा आने वाला है आपको देखने के बाद। हाँ जी, ये आंकड़े, ये 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट थी जो WFDA ने जारी की थी पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, आप ऑनलाइन जाओगे तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।
लेकिन ये रिपोर्ट क्या बोलती है, जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे समझने लायक है, मैं वो जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा। कि ये रिपोर्ट बोलती है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो व्यापार है ये किस तरीके से ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो पूरे वर्ल्ड की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, फ्रांस है, मलेशिया है, मैक्सिको है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका है। वहां ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आप सबको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो 20 साल पहले अमेरिका करता था, 20 साल बाद इंडिया अपने आप करने लग जाता है। ठीक है, वो तो हम वैसे भी जितनी भी डेवलप कंट्रीज है उन्हें हम फॉलो कर ही रहे हैं, और फॉलो करना भी चाहिए। जिस चीजों से डेवलपमेंट हो रहा है, जिन चीजों से भाई लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको फॉलो तो करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को ये लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। और इसका रिजल्ट क्या है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा दिया हुआ है कि 2015 में पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो डायरेक्ट सेलिंग का आंकड़ा था 183.6 बिलियन का था। 2016 में $187 का था। $187 बिलियन है, ये बिलियंस में है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है साफ साफ इन यूएसडी बिलियंस। 2017 में 190.6 और 2018 में 192.9। अभी 19-20 का नहीं आया, 19-20 का आएगा तो हम आपको वो भी दे देंगे। अब इसमें लीडिंग कंट्रीज कौन सी हैं जो लीड कर रही है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और कितना तक रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस पर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कि 2 in 1 फर्स्ट पोजीशन पे दो हैं जो स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, एक चाइना, ठीक है, जो वैसे भी ज्यादातर चीजों में आगे बढ़ता है, तो इसका 35,732 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का। दूसरे नंबर पे फर्स्ट पोजीशन ही है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, 35,350 करोड़ डॉलर्स का, ठीक है, बिलियन डॉलर्स का ये बिजनेस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका। तीसरे नंबर पे कोरिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है, मैक्सिको है, फ्रांस है, मलेशिया और ताइवान है, जो चाइना के अंदर ही आता है। तो कहीं ना कहीं ये 10 कंट्रीज है जो लीडिंग कंट्रीज है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। और ये इन्होंने ये बात शो कर दी है कि जब इन्होंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब इतना पैसा कमाया हुआ है लोगों ने, और इतना पैसा इन इंडस्ट्रीज ने इन कंट्रीज के थ्रू कमाया हुआ है, मतलब इससे पता चल रहा है कि इस इंडस्ट्री ने अगर इन कंट्रीज में इतना पैसा कमाया जो डेवलप कंट्रीज है, तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट। इंडिया एक सबसे बड़ी मार्केट है। मतलब ये जो 10 कंट्रीज है ना, सिर्फ ये 10 कंट्रीज अगर 100 रुपया डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में कमाती है, तो उसमें 79 रुपीज, मतलब 79% ऑफ द ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय द टॉप 10 कंट्रीज। इसी 10 कंट्रीज में से ये 79% पेमेंट आता है। ठीक है, और 3 of 4 रीजन हैड सेल्स ग्रोथ ड्राइविंग ग्लोबल ग्रोथ। ग्लोबल ग्रोथ के अंदर 3 में से 4 जो लोग हैं वो सेल्स फील्ड से आ रहे हैं। और आज कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा बन चुका है। मतलब ये आंकड़े छोटे नहीं है जो मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया के अंदर 118.4 मिलियन पीपल डायरेक्ट सेलिंग के इन्वॉल्व। कुछ लोग बोलते हैं सर 2 नहीं आएंगे, 4 नहीं, किसने किया है सर, किया भी है या नहीं? पूरी दुनिया में 118.4 मिलियन पीपल्स इस व्यापार के अंदर ऑलरेडी एज ए कैरियर इन्वॉल्व है। और ये भी एग्जैक्ट आंकड़ा दिया हुआ है। 2015 में 104.6 थे, 2016 में 113.7 थे, 2017 में 116.6 थे, और 2018 में आंकड़ा 118.4 है। मतलब इसको आप मिलियन में है, अगर इसको आप करें तो 1 मिलियन में 10 लाख लोग आते हैं, 118 गुणे 10 कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ 10 लाख कर लीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कितने करोड़ों लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं। मतलब 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग। ठीक है, मतलब 100 मिलियन से ज्यादा लोगों का मतलब है कि लगभग शायद 100 करोड़ लोग या फिर 10 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। 10 करोड़ से ऊपर लोग ऑलरेडी पूरी दुनिया में इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारा, और इसमें सबसे अच्छा आंकड़ा, मतलब चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है, पहले ही आंकड़ा 68% का था, आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे 74% वुमेन्स और 26% मेंस। यानी कि दुनिया का आंकड़ा ये बोलता है कि 74% लड़कियां हैं जो इस इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और 26% जो है लड़के हैं यानी कि पुरुष। ठीक है, मेल कैटेगरी जो इसके अंदर लीड कर रही है। इंडिया के अंदर भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर भी लगभग 60% से ऊपर जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस के अंदर तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब बहनों ने तो हर जगह हमारी बाजी मारी हुई है। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे यार, थोड़ा बुरा लगता है अपने आप को पीछे देखते हुए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड रैंकिंग है। तो आज कहीं ना कहीं है, अगर मैं इस पूरी रिपोर्ट को समझाने जाऊंगा तो ये रिपोर्ट मैं पूरी आपको समझाऊंगा तो मैं आपको ये चीजें बता सकता हूँ कि बहुत ही तेजी से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। मतलब टॉप अर्नर्स की कमी नहीं है। टॉप 10 एमएलएम अर्नर्स पे भी आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि भाई कितने सारे लोग हैं जो आज आगे बढ़ रहे हैं। और ड्यू सॉफ्ट में ये चीजें कैसे काम करती हैं, मैं उस पर भी आपको जरूर शो करना चाहूंगा। आई विल शो यू। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपको ड्यू सॉफ्ट के पास ही मिलेंगे या तो हमारे जरिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ।
2019 में कुछ चीजें हमें बताई गई थी अनुराग सर के थ्रू, वो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सारे पॉइंट्स तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स तो मैं डिस्कस जरूर करूंगा जो आप लोगों के देखने लायक है। ठीक है, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को जरूर शो करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल की दुनिया बिना कंटेंट के, बिना डाटा के मानती भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं सिखाने समझाने के लिए। तो हाँ, ये आईडीएसए की रिपोर्ट है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2018-19 की। जैसे 18-19 में मैंने आपको WDSA मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में बताया, वैसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का भी कुछ रिपोर्ट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, 192.9 करोड़ बिलियन जो डॉलर है, वो तो मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड लेवल पे आंकड़ा है। चाइना इसमें टॉप कर रहा है, 18.5% कंट्रीब्यूशन है। यूएसए भी उसके जस्ट पीछे ही है, पहली पोजीशन पे ही है, लगभग 18.3% शेयर दे रहा है। अब इंडिया के अंदर देखा जाए तो 2015-16 की रिपोर्ट बोलती है कि 8,308 करोड़ का डॉलर्स में है ये सारा का सारा, इतना बिजनेस इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया। 2017-18 में यही बिजनेस 11,670 करोड़ का था। 2018-19 में यही बिजनेस 13,080 करोड़ का था, और ग्रोथ रेट लगातार 13% का है। मतलब लगातार ये बिजनेस बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। आज इंडिया के अंदर 5.8 मिलियन टोटल डायरेक्ट सेलर्स हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में हमने आपको आंकड़ा बताया 118.4 मिलियन, इंडिया के अंदर 5.8 मिलियन, मतलब 58 लाख लोग हैं ऑलरेडी जिन्हें ये व्यापार रोजगार दे रहा है। मतलब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि वाकई इस व्यापार ने रोजगार दिया, तो 58 लाख लोगों को ऑलरेडी ये व्यापार रोजगार देकर बैठा हुआ है इंडिया के अंदर। ठीक है, कंट्रीब्यूटेड 2,500 करोड़ टू द एक्सचेकर्स ड्यूरिंग द पीरियड, और इस पीरियड के अंदर 2500 करोड़ से भी ज्यादा है जो लोगों के बीच में बटा है। अब स्टेजेस क्या होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, पूरी इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, अभी पर्टिकुलर ड्यूसॉफ्ट की बात नहीं करूंगा। कोई भी इंडस्ट्री जब शुरू होती है, जैसे कि हम लोगों को एग्जांपल देते हैं, प्लास्टिक एक नया नया आया, लोगों ने अपोज किया, बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर पेट्रोलियम नया नया आया, लोगों ने अपोज किया, बाद में एक्सेप्ट किया। प्रॉपर्टीज नई नई आई, पहले लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर बाद में एक्सेप्ट किया। फिर उसके आईटी नई नई आई, लोगों ने रिजेक्ट किया, बाद में एक्सेप्ट किया। देखो, हर इंडस्ट्री के ना फेसेस होते हैं, एक नेगेटिव फेस होता है, फिर उसके बाद एक पॉजिटिव फेस होता है, फिर कॉम्पिटिशन फेस होता है, सॉरी ये ग्रोथ फेस होता है, फिर पॉजिटिव फेस होता है। तो ये कई सालों में होता है। तो 1996 में लगभग कहा जाता है कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस शुरू हुआ था। ठीक है, जब बहुत सारी कंपनीज आई, 2000 में ड्यूसॉफ्ट ने भी ये बिजनेस इंडिया के अंदर शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग का। 2016 एक एग्जैक्ट डेट है, लिखित तौर में कुछ भी नहीं था, लेकिन तो लिखित तौर पे अगर कोई आपसे पूछे कि ये बिजनेस सामने कब आया लिखित तौर पे, तो 2016 जब भारत सरकार गाइडलाइन लेके आई। ये इस एग्जैक्ट डेट को मैं डेट भी बताऊंगा आपको किस डेट में हुआ। तो ये एक डेट था जिस डेट में ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आई। लगभग 1996 से लेकर, मतलब शुरुआत का जो अर्ली स्टेज होता है वो नीचे, बिल्कुल आप ये ग्राफ से समझ सकते हो, नीचे का होता है। फिर धीरे धीरे वो ऊपर की ओर जाता है। फिर उसके मैच्योरिटी स्टेज होता है जहां वो पीक पे जाता है। फिर उसके बाद लेटेंसी डेड जोन, तो डेड जोन लगभग 100 साल के बाद आता है। ठीक है, ये 20-20, 30-30, 40-40 साल में होता है। तो 1996 एकदम स्टार्टिंग था। 1986 2016 में कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन स्टेज था, जब सही मायने में लोगों को इसके बारे में पता चला, जब सरकार इसमें इन्वॉल्व हुई। और कहीं ना कहीं अभी ग्रोथ स्टेज चल रहा है। और सबसे सही समय अगर किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का माना जाता है, तो वो तब जब वो ग्रोथ मोड में होता है। सरकारी नौकरी के अंदर आप भी जानते हो, जिनका हमें एग्जांपल दिया जाता है, वो सबसे ज्यादा लोग 1985 और 90s के टाइम में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में लगे, जिन लोगों की सैलरी अभी बहुत ज्यादा है, जिनको कहीं ना कहीं देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। वो ग्रोथ मोड था, जबकि आप जानते हो कि उस समय में लोगों को ज्यादा सैलरी नहीं दी जाती थी। तो एक एडवांटेज मिला लोगों को उस टाइम का। तो जिन्होंने वो चीज ज्वाइन की वो आज बहुत आगे हैं। तो आज कहीं ना कहीं 10 साल पहले जैसे लोगों ने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया, जैसे हमने ज्वाइन किया, आज 12-15 साल पहले जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको तो जो फायदा मिला मिला, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम अगर चल रहा है तो अभी चल रहा है, कि ग्रोथ फेज चल रहा है। अभी बहुत तेजी से आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपके पास ट्रेनर्स हैं, लीडर्स हैं, बैकअप है, एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैच्योरिटी स्टेज तक लेके जाएगा। जो मैच्योरिटी स्टेज है वो लगभग आएगा 2030-2035 तक या 2040 तक आप पकड़ सकते हो। तो जब मैच्योरिटी स्टेज आएगा, मतलब ये इंडस्ट्री जब पीक पे होगी, और जब इसके अंदर लोग करोड़ों में कमा रहे होंगे, इन करोड़ कमा रहे होंगे लगभग हर दूसरा आदमी, तो ये करोड़ों में कौन सा व्यक्ति आएगा? वही व्यक्ति आएगा जो 2020 के समथिंग स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, जिसने पहले से स्टार्ट कर रखा है। तो आप इस स्टेज में आ सकते हो, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप बहुत ऊपर जाओगे। ठीक है, ये कुछ आंकड़े और है। 2013 में 7,000 करोड़, 7,200 करोड़, और उसके अलावा मैंने आंकड़े आपको दे रखे हैं 2015-16 में क्या थे, 16-17 में क्या थे, 18 में क्या थे। वो आंकड़े मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। ये पूरा ग्राफ है, और ये ग्राफ बोलता है, केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट है, कि इंडिया के अंदर ये बिजनेस 64,500 करोड़ डॉलर्स का जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 645 बिलियन। ठीक है, रुपीज, मतलब 64,500 करोड़ रुपीस का ये बिजनेस जाने वाला है 2025 तक इंडिया के अंदर, जो भारत सरकार की ही कुछ रिपोर्ट्स बोलती है। ठीक है,
मैंने नहीं बोली हुई है, ये रिपोर्ट्स बनी हुई है। तो ये रिपोर्ट्स आपको, और ये सारे आपको गूगल पे मिल जाएगा, चाहे तो मैं अभी आपको तुरंत सर्च करके भी दिखा सकता हूँ, नेट तो ऑलरेडी हमारे पास कनेक्ट है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ ऐसे ही हो रहा है। पहले जो अर्ली स्टेज था 2010 के समथिंग जब ज्वाइनिंग हुआ था, बहुत छोटा सा था, ठीक है, गिनती के लोग थे जो थे, बहुत सारे लोग इसलिए छोड़ जाते थे कि उन्हें आसपास कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन 2012 में एकदम से थोड़ा सा बढ़ा, तो कहीं ना कहीं 60 लोग इसमें आ गए। फिर 2014 में और बढ़ा, फिर उसके बाद 16 में और बढ़ा, 18 में और बढ़ा, और 2025 तक ये 64,500 करोड़ का जाने वाला है। मतलब 2010 में ये 4,000 करोड़ का था, 2012 में 6,000 करोड़ का था, 2014 में 7,700 करोड़ का था, 2016 में 8,500 करोड़, 2018 में ये लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर चला गया, 11,000 करोड़ का मैंने आपको ग्राफ बताया हुआ था, और 2025 तक 64,500 करोड़। तो ये ग्रोथ रेट है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मतलब 2016 से लेकर 2025 के बीच में जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने का, जिसमें वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। और वुमेन्स इंडिया में भी लीड कर रही हैं, 58% का आंकड़ा है, मैंने लगभग अप्रॉक्स 60% आपको बताया था। पूरी दुनिया में 74% है, इंडिया के अंदर 58% है। मतलब अगर 100 लोग ड्यूसॉक ज्वाइन करते हैं, 100 लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं, तो 58 लड़कियां होती हैं, 42 लड़के होते हैं। और ग्रोथ भी कुछ ऐसा ही है कि 58 लड़कियां पैसा कमा रही हैं और 42 लड़के पैसा कमा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्राफ है, ये सारे ग्राफ्स हैं। और इंडिया के अंदर अडॉप्टेड कब हुआ, जब भारत सरकार लेकर आई। तो 23 अक्टूबर 2019 ये सेंट्रल की गाइडलाइन आई थी, जब इंडिया के अंदर सही मायने में इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट है, लिखित है। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भाई कब ये इंडस्ट्री आई, या वाकई ये इंडस्ट्री है, या तुम्हारे पास कोई सरकारी आंकड़े हैं, तो आप ये डेट एग्जैक्ट पुटअप कर सकते हो कि 23 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार गाइडलाइन लेकर आई थी 2016 में। 9 सितंबर को मॉडल गाइडलाइंस आ गई थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, और 26 अक्टूबर 2019 से 2016 को कहीं ना कहीं ये चीजें बन रही थी। और 2019 23 अक्टूबर 2019 सेंट्रल ने गाइडलाइन जारी कर दी। मतलब बनाने का काम तो चल ही रहा था 2016 में, और एग्जैक्ट सेंट्रल गाइडलाइन 2019 में ला चुकी थी। सही 2000 नहीं, मैं आपके सामने जो आंकड़े दे रहा हूँ, सॉरी मैं गलत बोल दिया मैंने आपको। 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइंस मॉडल के रूप में आई थी, और 26 अक्टूबर 2016 को ये गाइडलाइंस लिखित तौर पे आ चुकी थी। अभी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, ठीक है। और 2019 तक 23 अक्टूबर 2019 तक कौन कौन इन गाइडलाइंस को ले चुका है या शामिल कर चुका है, उसके हिसाब से अपनी गाइडलाइंस ला चुका है, वो मैं आपको बताऊंगा। पूरे इंडिया के अंदर 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जहां पे हर जगह पर एक एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। यानी कि ए ग्रेड ऑफिसर होता है, जो कलेक्टर रैंक का होता है, वो अपॉइंट किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश में भी है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर नजर बनाए रखते हैं, ठीक है। मतलब सरकार के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, सरकार की नजर में है ये सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है कि भाई 26 अक्टूबर 2016 को गाइडलाइंस बनाई गई, और 9 सितंबर 2016 को बनाई गई, और आधिकारिक तौर पे, लिखित तौर पे 2016 के अंदर 26 अक्टूबर को ये गाइडलाइंस लॉन्च कर दी गई, ठीक है, मॉडल गाइडलाइंस। 13 स्टेट है जो अभी इसी के हिसाब से, सेंट्रल की गाइडलाइन के हिसाब से अपने आप को भी अडॉप्ट करके ला चुके हैं, जिनमें 24 जुलाई 2019 सबसे लास्ट में हिमाचल प्रदेश ने लाया। सबसे पहले कौन लेकर आया था इसके बाद? 10 अक्टूबर 2017 छत्तीसगढ़ में आई, ठीक है। फिर उसके बाद 24 अक्टूबर 2017 को सिक्किम में आई, फिर 1 दिसंबर 2017 को तेलंगाना में आई, फिर 8 दिसंबर को 2017 को आंध्र प्रदेश में आई, फिर 8 फरवरी 2018 को उड़ीसा, फिर उसके बाद 4 जून 2018 केरला, फिर उसके बाद 20 जून 2018 मिजोरम, 6 जुलाई 2018 वेस्ट बंगाल, 7 अगस्त 2018 राजस्थान, 31 अक्टूबर 2018 तमिलनाडु, 6 दिसंबर 2018 गोवा, 11 जुलाई 2019 महाराष्ट्र, और लास्ट में 24 जुलाई 2019 हिमाचल प्रदेश। इतनी जगहों पे ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी है, ठीक है। और ये सारी गाइडलाइंस सेंट्रल के हिसाब से ही है। अभी ये हालांकि गाइडलाइंस है, ये कोई कानून नहीं है, तो इनमें कहीं ना कहीं जो उन्हें लगेगा कि यार नहीं, इंडस्ट्री के हिसाब से चेंजेस करना चाहिए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आधिकारिक तौर पे भारत सरकार के पास पूरी जानकारी भी है। उन्होंने इसके लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी बना रखा है, नोडल ऑफिसर्स भी अपॉइंट कर रखे हैं। मतलब उनके नजरिए में सब कुछ चल रहा है। और इतना सब कदम अगर सरकार किसी चीज के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए उठा रही है, तो उस इंडस्ट्री में अगर करियर नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सरकार के पास वैसे भी कम काम नहीं है कि वो किसी इंडस्ट्री के लिए अलग से फैसले ले। तो आज कहीं ना कहीं ये चीज कर रही है। अब इसमें गाइडलाइन में मेनली कौन से पॉइंट्स है जो आपको जानने लायक है? कई बार लोग गाइडलाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो मेन जो क्लॉज है वो ये है कि भाई आपका जो पैसा है, जो पैसा आपको मिलेगा, यानी कि चेक, वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितना पैसा एकेडमी के पास या सिस्टम के पास रिसीव्ड हो रहा है, उसी में से आपको मिले। यानी कि 10,000 रुपए का ड्यूसॉफ्ट के पास जा रहा है, तो उसी में से ड्यूसॉफ्ट को पैसा देना है। ये सबसे मेन क्लॉ है इसका, ठीक है। भाई जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। यानी कि 10,000 रुपए आ रहा है, 20,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, लाख रुपए दे दिया, जो पैसा आ रहा है उसी में से कमीशन देना है आपको, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है इसका।
इसके अलावा कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइन नहीं की गई है, बस ये बताया गया कि जो भी पैसा आपको वैल्यू, जो पेमेंट आप दे रहे हो, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, वो किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बिहाफ पे आपको देना है, ये चीज बताई गई है। इसके अलावा अगर मैं किसी भी कंपनी के स्टेजेस की बात करूं तो ये अलग चीजें हैं, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपके लिए ऐसे जानने लायक थी, ठीक है, उसमें आपको ये समझने लायक है कि अगर आप इंडस्ट्री के साथ जा रहे हो तो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, करियर आपका एकदम सेफ और सिक्योर है। अगर आप आंकड़ों पे जाते हैं तो मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे आंकड़े मैंने गूगल से, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, वहीं से पिकअप किए हुए हैं। जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो डायरेक्टली अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकता है, वो उन्हें गाइड कर देंगे कि कहाँ कहाँ से ये चीजें मिलती हैं। और अगर मैं लेकर आया हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं से लेकर आया हूँ, तो मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, तो वो चीजें आप ले सकते हैं। तो चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट्स के ऊपर, जहां पर हम अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हमें एमएलएम करनी क्यों है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि आज ये इंडस्ट्री किस तरीके से ग्रो कर रही है और अगर आप इसे करते हो तो आप कहां तक जा सकते हो। तो हमें करना क्यों है ये इंडस्ट्री आपको कहां तक लेके जा सकती है। तो ये इंडस्ट्री आपको इसलिए करनी है मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि आज ये इंडस्ट्री सॉरी ये इंडस्ट्री आपको क्या देने का दम रखती है। तो ये इंडस्ट्री आपको सबसे तेजी से आगे बढ़ाने का दम रखती है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर जब शुरू करते हैं तो इंडस्ट्री आपको कुछ ऑफर्स, यानी कि ये बोल सकता हूं कि कैसे बोलूं मैं आप लोगों को, कुछ ऐसी चीजें देती है जो हर जगह नहीं मिलती, या यूं बोल सकते हैं कि ज्यादातर जगह नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन चाहता हर व्यक्ति है। जैसे कि फ्रीडम हो गया, फाइनेंशियली बोल लो, फ्रीडम बोल लो, ये सारी चीजें हर व्यक्ति चाह रहा है लेकिन उसे मिल नहीं पाती, ठीक है, और ये इंडस्ट्री कुछ ऐसा देने का दम रखती है। एमएलएम इज द ओनली बिजनेस थ्रू विच यू कैन क्रिएट अ लॉट्स ऑफ एसेट। आप बहुत ज्यादा एसेट यानी कि अपनी संपत्ति बना सकते हैं, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस होता है, आपका कोई बॉस नहीं होता। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जीरो होती है, जो पैसा आप लगाते हो उसके बदले आपको प्रोडक्ट या सर्विस दे दी जाती है। सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई है, आप यहाँ पे कामयाब बहुत ज्यादा हो सकते हो। कितनी तेजी से सक्सेस रेट है वो मैंने अभी आपको आंकड़ों के साथ दिखाया, पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडिया लेवल पे भी। कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, यू हैव फ्रीडम टू सी द ड्रीम्स। आपको अपने सपने देखने की पूरी आजादी होती है। आपका जो प्रॉफिट होता है वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है, कोई यहाँ पे मिडिल मैन नहीं है जिसकी वजह से आपका पैसा कहीं रुकेगा, ठीक है। नो नीड टू डिग्री, किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आप बिना डिग्री के भी इस इंडस्ट्री में शुरू कर सकते हैं, कोई कॉम्पिटिटर आपका नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे टीम वर्क होता है, ठीक है, टीम वर्क का फायदा ही होता है, टुगेदर विद एवरीवन अचीव मोर। जब आपको भी पता है कि वो हमें बचपन में स्टोरी सुनाएगी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब उसी के साथ एक गट्ठा आ जाता है तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता। तो यहाँ टीम वर्क, इसी वजह से कहीं ना कहीं इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। इवन इफ यू आर डिसेबल्ड यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मेक योर ओन लाइफ। अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और आप डिसेबल भी हो, यानी कि आप हैंडीकैप हो, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कोई एक चीज से आप दिक्कत भी कर रहे हो, तो भी आप इस बिजनेस को इजीली कर सकते हो और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अपनी इनकम खुद डिसाइड करते हो। जिस दिन आप ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करते हो आपको पता है आपकी आईडी पे 1.5 लाख फिक्स कर दिया जाता है। अब आप 10,000 कमाओगे, 20,000 या 1.5 लाख रुपए आप डिसाइड करोगे। यहाँ कोई बॉस नहीं है, कोई सीनियर भी डिसाइड नहीं करेगा कि आप कितना पैसा कमाओगे, वो आप डिसाइड करोगे। इस फील्ड के अंदर किस तरह का रिसेशन नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो, किस तरह की कोई मंदी नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में मंदी अभी भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इस चीज का असर नहीं है। सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है उन सेक्टर्स के लिए जिन सेक्टर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं या तो जॉब करना चाहते हैं या उस सेक्टर के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिसमें एमएसएमई एक बहुत बड़ा नाम है, एविएशन एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर। लेकिन वो खुद ही अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं और उसके लिए सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, ठीक है, सरकार उनके लिए फंड जारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने इंडस्ट्री की बात करें एमएसएम, तो पिछले 4 महीनों के अंदर तो क्या बूम क्रिएट हुआ है ये आप साथियों से ज्यादातर लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड के अंदर कोई रिसेशन, कोई मंदी है नहीं, इक्वल बिहेवियर है, हर किसी के साथ समानता से बात की जाती है, कोई मोनोपोली नहीं है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रैवलिंग, आप पूरी दुनिया में कहीं भी ये व्यापार कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, कोई ब्राइब, कोई रिश्वत आपको देनी नहीं होती है और ना ही दी जाती है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी मालखोरी नहीं है, कोई भी रिश्वतखोरी नहीं है, ठीक है। यू हैव एवरी राइट टू चूज योर कस्टमर। सबसे अच्छी बात, आप किसके साथ काम करेंगे, किसके साथ काम नहीं करेंगे, ये भी आपको चूज करना होता है। कोई जबरदस्ती नहीं होती कि आपको किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ ही काम करना है, ठीक है। वीकली पे आउट होता है, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई मशीन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। ओनली ड्रीम, पैशन, बिलीव आर रिक्वायर्ड। सिर्फ एक ही चीज आपके अंदर चाहिए कि आपके अंदर सपने होने चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर आपके साथ हैं तो आप इजीली आगे बढ़ सकते हो, कोई मशीनरी होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इफ यू बिलीव इन लक, नो टेंशन, ठीक है। अगर आप सपनों के ऊपर, आप अगर अपनी किस्मत के ऊपर भरोसा करते हैं तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई बोलते हैं सर मेरी किस्मत तो बहुत बड़ी बोरी, कोई टेंशन मतलब मेरे भाई, तेरे साथ अगर अच्छा सीनियर है जिसकी किस्मत अच्छी है, तेरे साथ अगर एक अच्छी टीम में से 2-3 बंदे मिल जाए लेफ्ट और राइट में, और वो दोनों के साथ तू बिजनेस कर जाए तो उनकी किस्मत तेरे लिए काम कर जाएगी। तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। नेटवर्किंग ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा व्यापार है
जो आपको एक नॉर्मल बंदे से, यानी कि एक आम आदमी, एक मैंगो मैन से आपको उठाकर एक खास आदमी, एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, एक ग्रेट मैन बना देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है इस इंडस्ट्री का। ये इंडस्ट्री आपको जल्दी रिटायर होने का मौका देती है। आपको पता है कि आज पिछले लगभग 3 सालों से मैं रिटायर हूँ। ड्यूसॉफ्ट में मैंने 7 साल दिए, ठीक है। 7 साल के बाद से रॉयल्टी अचीव हो गई और उसके बाद से लोगों को गाइड करना, मतलब सिर्फ टीम रोटेट करना होता है। एक टाइम एक ऐसा आता है इंडस्ट्री के अंदर जब आपको सिर्फ रोटेट करना होता है अपने बिजनेस को, टीम को रोटेट करना होता है, उसके बाद पेमेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना तो इसके लिए थोड़ा वेट करना होता है। फिर भी बाकी इंडस्ट्री से तो कम ही है, लोग 60-60 साल तक मेहनत करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा है कि 4-5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर सारा गेम हो जाता है। स्मार्ट वर्क है सबसे अच्छी बात। दुनिया स्मार्ट वर्क करना चाहती है, हार्ड वर्क नहीं करना चाहती, तो ये स्मार्ट वर्क है। मोटिवेशन पावर है सबसे अच्छी बात, कि भाई आज दुनिया में हताश करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन मोटिवेट करने वाले लोग, पिंच करने वाले लोग, कहीं ना कहीं आपको आगे तक पुल करने वाले लोग कम मिल पाते हैं। और ये इंडस्ट्री आपको देखिए बेस्ट सपोर्टिंग टीम है जो आपको लगातार सपोर्ट करती है। फैमिली सिक्योरिटी है, टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, ठीक है, ये आपको मिलता है। लव है, रिस्पेक्ट है, रिकॉग्निशन है, परमानेंट इनकम है, ग्रोइंग इनकम है, अनलिमिटेड इनकम है, जनरेशन टू जनरेशन इनकम है इस व्यापार के अंदर। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें एमएलएम करना चाहिए, ठीक है। और भाई अगर मैं बात करूं परमानेंट की, ग्रोइंग, अनलिमिटेड की, ऑनगोइंग, जनरेशन टू जनरेशन, टाइम, मनी प्लस सिक्योरिटी इज इक्वल टू लाइफस्टाइल। आप सब जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। हर 500 करोड़पति इस इंडस्ट्री से आ रहा है, और जिसके पास समय भी हो, पैसा भी हो और सिक्योरिटी भी हो, मतलब उसकी लाइफस्टाइल बेस्ट होगी। ये बात आप में से किसी छुपी हुई है नहीं। हम में से ज्यादातर लोग इस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं और ये लाइफस्टाइल आपको मिलती है। इसके लिए मैं लास्ट आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा रे क्रॉक जी की जिंदगी को लेकर, जो मैकडॉनल्ड्स के को फाउंडर थे और मैकडॉनल्ड्स के मालिक थे। कि इन्होंने जे पॉल गेटी, जिनका नाम हमने शुरू में लिया, जिसके बात कर रहे थे कि लोग नहीं जानते कि ये प्रिंसिपल्स क्या है जे पॉल गेटी जी के, उन्हें फॉलो किया और वो आगे बढ़े। क्या प्रिंसिपल्स थे इनके? इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए थे। पहले इन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्ट विजन आपके पास होना चाहिए, कि दूरअंदेशी होना चाहिए, कि आप जो काम आज कर रहे हो, अगर आप उस काम को 5 साल करते हो तो आप कहाँ तक पहुंचते हो। दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई नोबडी कैन बिकम मिलियनियर बाय डूइंग जॉब। ये बिल गेट्स भी बोलते हैं ये बात। तो कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अगर अमीर बन रहा है तो वो जॉब करके तो नहीं हो पा रहा है। मैं जॉब की बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई जॉब पर्सन है और अगर कोई काम कर रहा है, यार यू आर वेरी लकी, आपको जॉब मिली है, लोगों को तो मिल नहीं पाती। आप कम से कम 10,000 तो कमा रहे हो, बाकी तो आदमी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन वो जॉब करके पैसा कमा सकते हैं, मिलेनियर यानी कि करोड़पति नहीं बन सकते। ये कहना कहीं ना कहीं इनका था, ठीक है। इनका कहना ये भी था कि आप अपने खुद के बॉस बनिए अगर आपको बिजनेस करना है तो, ठीक है। आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका जमाना है आज तक चलना पड़ेगा। आज 4G टेक्नोलॉजी का जमाना है। इस जमाने में आप टेलीफोन के ऊपर या फिर चिट्ठी पत्री के ऊपर काम करें तो आपको भी पता है कि कौन आपको पूछने वाला है, ठीक है। आज हर जगह कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति आई, फिर प्लास्टिक रिवॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक क्रांति आई, फिर पेट्रोलियम आया, फिर आईटी आया, और आज एमएलएम रिवॉल्यूशन चल रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रांति आ चुकी है और लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी ट्रेंड के साथ बढ़ना पड़ेगा। जो ट्रेंड के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। लोग ज्यादातर सोचते हैं कि मैं एक ही जगह से पैसा कमाऊं, लेकिन भाई जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सोचते हैं कि मैं भाई 100 रुपए एक दुकान से कमाने के बजाय 100 रुपए 100 अलग अलग दुकानों से कमाऊं, ताकि 2 4 10 दुकानें बंद भी हो तो भी पैसा है। तो डाइवर्सिफिकेशन वाली बात है। हेल्प अदर्स, कहीं ना कहीं लोगों की मदद करनी होगी आगे बढ़ने में। अगर कर भला तो हो भला, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। इन 6 सिद्धांतों को फॉलो करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स। इस व्यक्ति ने दूर की सोची, अपनी नौकरी छोड़ी, अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, ट्रेंड के साथ शुरू किया, रेस्टोरेंट खोला, और आज उसी को डाइवर्सिफाई किया। तो आज पूरी दुनिया के अंदर इस व्यक्ति के देखें हम तो 4 से 5,000 शहरों में लगभग 37,000 से ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजीज हैं, जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, यूएसए, कनाडा, जापान, मलेशिया, 4 से 5,000 शहरों में पूरी दुनिया के अंदर इसके रेस्टोरेंट्स हैं, और 37 ऐसे रेस्टोरेंट हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एमएलएम इज द फ्रेंचाइज सिस्टम ने जो एक फ्रेंचाइज सिस्टम दिया उसको बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए भी। किया क्या? सिंपल सी एक चीज कि भाई ना अपने टाइम को वेस्ट किया, ठीक है, ना अपने टाइम को ट्रेड किया, बल्कि अपने टाइम को इन्वेस्ट किया पैसिव इनकम की तरफ, क्योंकि उसे पता है दिन में 24 ही घंटे हैं। इस 24 घंटे को या तो मैं घूमने फिरने वेस्ट कर दूं या तो कुछ बड़ा कर लूं। और इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं समय को समझा कि समय ही पैसा है, और उसने इन्वेस्ट करके अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया। और आज 37,000 रेस्टोरेंट्स की वजह से उसकी इनकम परमानेंट हो चुकी है। कोई ना कोई रेस्टोरेंट आज चल रहा है। आज आपको पता पूरी दुनिया बंद पड़ी, लेकिन चाइना अभी भी खुला हुआ है। चाइना में वो पैंडेमिक सिचुएशन खत्म हो चुकी है, वहां वायरस का असर ना के बराबर है, वहां कोई मरीज नहीं मिल रहा है, तो वहां पे तो रेस्टोरेंट चल रहे होंगे ना। तो भाई कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड पैसा कमा रहा है, परमानेंट इनकम है, ग्रोइंग है। भाई पहले 1-2 रेस्टोरेंट थे, आज पूरी दुनिया में 37,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड के रेस्टोरेंट है, तो ग्रोथ तो होगी होगी। अनलिमिटेड है। व्यक्ति आज काम नहीं भी कर रहा, अपना रेस्टोरेंट नहीं भी चला रहा, दूसरे रेस्टोरेंट से पैसा आ रहा, ऑनगोइंग जनरेशन में जनरेशन है। 1960 में पहला रेस्टोरेंट खोला, 1984 में एक्सपायर हो गया, मरा हुआ व्यक्ति दुनिया का 52वां करोड़पति है, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन इनकम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड एक फ्रेंचाइज सिस्टम है,
और आज कहीं ना कहीं प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग का एक बहुत बड़ा क्रेज आ चुका है, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग भी आती है। और ड्यूसॉफ्ट एक प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में ही काम करता है, जहां हर व्यक्ति को अपने डुप्लीकेट पैदा करने का अधिकार है। नॉर्मल लाइफ क्या होती है, 20 साल की उम्र में आदमी करियर शुरू करता है, 60 साल की उम्र में खत्म कर देता है। 40 साल बीच के होते हैं काम करने के लिए, जिसके अंदर वो एक बहुत बड़ी लाइफ बना सकता है, बनाना चाहता है। लेकिन 98% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ बेटर नहीं बना पाते, ठीक है। और उसके बाद वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पाते, उनके पास एक लाइफ एंजॉय करने को समय नहीं होता, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने का समय नहीं होता, लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं होता। लेकिन जब ड्यू सॉफ्ट में आते हैं तो वो लाइफस्टाइल उन्हें मिल पाता है, ठीक है। जब वो इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं तो वो लाइफ उन्हें मिल पाता है, क्योंकि ये एक प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग के ऊपर ही काम करती है। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया तो आज मुझे ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के अंदर 10 साल होते आ रहा है। तो मैंने लेफ्ट में डुप्लीकेट किया पीयूष सर को, राइट में डुप्लीकेट किया पुष्पेंद्र सर को। आज 2 लोगों को डुप्लीकेट किया, 2 लोगों को डुप्लीकेट करने का 12,000 से ऊपर का नेटवर्क बन चुका है। आज इनकम परमानेंट है क्योंकि 12,000 लोग हैं। ग्रोइंग है, पहले काम करने वाला मैं अकेला था, आज 12,000 लोग काम करने वाले हैं। आज अगर मैं बात कर रहा हूँ लिमिटेड है, अगर 2-4 दिन के लिए मैं काम नहीं भी करता हूँ तो भाई ये टीम मेंबर्स काम करते हैं, सारे एक से बढ़ के एक गजब के लीडर्स हैं। अगर आज खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, टेंशन ना लो, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत जीने वाला हूँ। लेकिन कुछ हो भी गया तो टेंशन नहीं है, क्योंकि आज इतना बड़ा नेटवर्क, इतने जबरदस्त लीडर्स है, वो काम करने वाले हैं, तो पैसा आने वाला है। तो आज परमानेंट है, ग्रोइंग है, लिमिटेड है, ऑनगोइंग, जनरेशन इनकम मिल रही है। और जो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था अपनी इंजीनियरिंग लाइफ से या इंजीनियरिंग करियर से, वो कहीं ना कहीं ड्यूसॉफ्ट मुझे दे रहा है। तो ये चीज आपको मिलती है, तो आपको स्टार्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आज का सेशन हमारा वाइंड अप करना चाहूंगा, ठीक है। आज मैंने कुछ चीजों के ऊपर आपसे बात की, मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसे रिपीट करता हूँ, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड में हम बात करते हैं। हमने माइंडसेट की बात की, हमने कहीं ना कहीं गोल्स की बात की, ठीक है। हमने बात की कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट की एक मेंटलिटी है, एक लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। उस लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 10 लोगों के पास अगर कोई चीज लेकर जाओ तो उसमें से 3 लोग ही आते हैं। ये मार्केट का एवरेज चलता है। दूसरी हमने बात की कि भाई मार्केट मेंटलिटी नेगेटिव है, लोग ज्यादातर नेगेटिव व्यू रखते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। उनका हाल बिल्कुल उन 6 अंधों की तरह और उस एक हाथी की तरह है, जिसको लोग सामने होने के बावजूद देख नहीं पा रहे, इसलिए वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भाई हाथी क्या है, और मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि ड्यूसॉफ्ट वाला हाथी, डायरेक्ट सेलिंग वाला हाथी क्या है, और पूरी दुनिया में इसका साइज कितना है, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। तो मार्केट बिहेवियर भी होता है, कई बार लोग आपके साथ रिजेक्शन वाला फॉर्मूला करते हैं, कई बार लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ लोग फेलियर स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन इसमें डरने घबराने वाली जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही मार्केट का बिहेवियर है। हमने आपकी कामयाब होने की बात की कि 4 चीजें होनी चाहिए कामयाब होने के लिए, मंजिल होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए, व्हीकल होनी चाहिए, ड्राइवर होनी चाहिए। अभी हमने सिर्फ एक चीज पे बात की है, मंजिल के ऊपर, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है। दूसरी हमने बात की है एक सही रास्ते के ऊपर, जिसमें जॉब, एग्रीकल्चर, प्रोफेशनल, हार्डवर्क, ट्रेडिशनल बिजनेस आता है। और उसके अलावा लास्ट आता है ट्रेडिशनल बिजनेस के बाद एमएलएम बिजनेस, जो कि जिसपे अभी मैंने सबसे ज्यादा बात की। तो मैंने 2 टॉपिक पे बात कर ली, एक मंजिल क्या है, दूसरी रास्ता क्या है। वो रास्ता एमएलएम कैसे बेहतर बनेगा और इसका कितना बड़ा ये रास्ता आपको कैसे उस तक लेके जा सकता है, कितने लोगों को लेकर गया, वो मैंने आपको वर्ल्ड लेवल पे आंकड़ों के साथ बताया हुआ है, ठीक है। इस दुनिया में हर 5वां करोड़पति इस इंडस्ट्री से आ रहा है, ठीक है। पूरे सफल लोगों के विचार मैंने आपको बताया, ढेर सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जिनकी वजह से हम इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है, ये भी मैंने आपको आंकड़ों के साथ बताया हुआ है, ठीक है। और इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं, वो भी मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि सफलता के 6 सिद्धांत क्या है, जे पॉल गेटी साहब ने क्या बोला था, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए जो दुनिया के पहले करोड़पति थे जे पॉल गेटी साहब, उन सिद्धांतों को फॉलो करते हुए रे क्रॉक जी जो मैकडॉनल्ड को स्टार्ट किए और आज उस फ्रेंचाइजी के जरिए किस तरह से आगे बढ़े, वो भी मैंने आपको बताया। तो आज ये चीजें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब हमें इस इंडस्ट्री का, हमें इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा बनना चाहिए, अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और दोस्त यही चीज कहीं ना कहीं मुझे पता चली, और जिसकी वजह से आज मैं 10 ईयर्स 10 साल मुझे होते आ रहे हैं, और 10 साल से मैं कंटिन्यूअसली इसी बिजनेस को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे तेजी से फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इंडस्ट्री आज है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है। और यूथ के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग ही है, ठीक है। अब उसमें ड्यूसॉफ्ट कैसे फिट बैठती है, ड्यूसॉफ्ट एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। कल में मे भी हमारा जो ट्रेनिंग टाइम है वो 8 की जगह 9 बजे रह सकता है। वो सीनियर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे आज की डेट में, क्योंकि फ्राइडे के रोज प्रमोद सर का हमारा फीडबैक सेशन रहता है। तो मे भी पॉसिबल है कि कल हम 8 बजे की ट्रेनिंग 9 बजे लगाएं, और अगर वो ट्रेनिंग सेशन कल को सही, वो फीडबैक सेशन नहीं होता है तो हम एज इट इज जैसे 8 बजे का हमारा टाइम वो करेंगे। तो आप तक लिंक पहुंच जाएगी, लिंक सेम रहेगी जैसे आज है, यही सेम लिंक के ऊपर हम कल मिलेंगे। लिंक चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, लिंक इसलिए हम चेंज नहीं कर रहे, और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कल में मिलेंगे नए सेशन के साथ, नई चीजों के साथ। और इसके अलावा जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कोर है, प्रिविलेज है, स्टार है, प्रीमियर्स है, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आज संजय सर का ट्रेनिंग सेशन है, कंपनी लेवल पे ट्रेनिंग है, ट्रेन द ट्रेनर्स। तो ट्रेनर्स के लिए वो ट्रेनिंग है, तो वो लोग जरूर शामिल हो, और कोई न्यू ज्वाइन पर्सन
जो कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर अभी समय दे चुका है, वो बेहतर तरीके से सीखना चाहता है और उस लीडर से जिसकी वजह से आज हम ग्रो कर रहे हैं, जो 17-18 साल का एक अच्छा बैकग्राउंड लेकर ड्यूसॉफ्ट में खड़ा हुआ है और आज मर्सिडीज़ ले चुका है, उससे अगर आप सीखना चाहते हो तो कहीं न कहीं आप उस ट्रेनिंग सेशन को अ, अटेंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का ट्रेनिंग सेशन खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। कल मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नई चीज़ों के साथ। थैंक यू सो मच।